ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लिनक्स कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर की थी, मैं उसका एक क्विक सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एंड देन हम प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कल का सेशन था उसमें पैकेज मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हाउ वी कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट ऑन अ सिंगल सर्वर। अपाची की कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्कस किया था, एनजीएस की कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या नाम है बैश स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड स्टार्ट किया था, बेसिक लेवल की बैश स्क्रिप्टिंग, कि हमें बैश स्क्रिप्टिंग के लिए जो है वो क्या चीज़ें इनिशियली आइडिया होना चाहिए। फिर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था अबाउट द वेरिएबल्स। बल्कि लेट मी ओपन द नोट्स जो हम लोगों ने कल कवर किए थे, वो मैं नोट्स भी यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। आई डिडंट अपलोड दीज नोट्स, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा आज के सेशन के बाद ऑन अ सेम क्लासरूम। तो आप लोग इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको बताया था बैश स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कि पाइथन या बैश हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन डेवऑप्स। तो हमारे लिए इनिशियली जो है वो बैश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिनक्स पे जब हमने काम करना है तो हमें लिनक्स की ऑटोमेशन का आइडिया होना ज़रूरी है। पाइथन की भी ज़रूरत है, इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये कि वो एक डिफरेंट स्किल सेट है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अपने तौर पे भी करनी पड़नी है, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स पाइथन एंड आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन द पाइथन कि मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट हूँ पाइथन में। बस हम ये कि समहाउ मैं भी अभी भी काम कर लेता हूँ। अच्छा, मैं टाइम नहीं पूरा प्रॉपर बन रहा, बट आई आई हैव अ प्लान कि मैं कभी प्रॉपर तरीके से इसको टाइम दे सकूं। लेकिन उसकी जो मेनली रीज़न है ना पाइथन को सही से ना कर पाने की, वो ये कि हमें टास्क रेगुलरली जो है वो पाइथन के ऊपर नहीं आ रहे होते। अगर मुझे डेली जो जॉब है उसके अंदर पाइथन से रिलेटेड टास्क आ रहे हों और मुझे ऑटोमेशन करनी हो, तो मैं मेरा काफ़ी ज़्यादा स्किल सेट जो है वो पाइथन के अंदर डेवलप हो सकता है। बट अगर कभी कोई 1 मंथ में एक दफ़ा या 2 मंथ्स में एक दफ़ा मुझे कोई टास्क आता है पाइथन से रिलेटेड, तो फिर ऑब्वियसली मैं उसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो रेगुलर जो चीज़ होती है ऑब्वियसली उसमें, जिस तरह बैश है, बैश रेगुलर काम आता रहता है, बैश में हमें ऑटोमेशन भी करनी होती है। हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम बैश में कर लें। ऑटोमेशन में हमें क्लाइंट कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हमें बैश पे ही करना है, हम पाइथन में भी कर सकते हैं, या पाइथन में कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हम बैश में भी कर सकते हैं। इसलिए हम प्रेफर कर लेते हैं कि बैश, क्योंकि बैश में हमारा थोड़ा सा हाथ सीधा है। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करें, लेकिन मेरी तरफ से रेकमेंडेड है कि आप लोग ज़रूर क्या नाम है पाइथन को भी ज़रूर टच करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, इट विल बी अ वेरी गुड स्किल सेट इन योर रिज्यूमे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प हेल्प करेगा। लेकिन एक और रिकमेंडेशन है, अगर आप लोग उसके ऊपर भी कभी काम कर सके, मैं खुद नहीं कर सका सही से, वो है गो। गो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रही है। इट्स अ गूगल लैंग्वेज, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और वो ये भी बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन डेवऑप्स, तो आप इसको भी कभी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट जिस तरह मैंने बताया कि बैश हम कवर कर रहे हैं। बैश में कल हम लोगों ने डिटेल से काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स देखे थे, काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी थी। तो वो हम एग्जांपल्स को एक्सेस करते हैं सबसे पहले सर्वर को एक्सेस करके। तो आईपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हर दफ़ा चेंज हो जाता है। तो लेट मी जस्ट एक्सेस दिस मशीन ऑन माई लैपटॉप। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मेनली फोकस होगा वो बैश ही होगा। अगर जब हम बैश में प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आगे। एक मैंने आपको और स्किल सेट का वादा किया था कि मैं आपको वो दूंगा, बैश की एक यूटिलिटी है जो कि लिनक्स की, वो बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है पैटर्न मैचिंग के लिए और कुछ ऑटोमेशन के लिए। तो आप हम उसको भी एक दफ़ा वॉक थ्रू उसका भी कर लेंगे। कल हम लोगों ने जो लिनक्स के स्क्रिप्ट्स किए थे, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि हमने क्या चीज़ें कवर की थी। हेलो से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था। अगर मैं हेलो वाला आपको स्क्रिप्ट भी दिखा दूं, तो एक सिंपल कि भाई हमें कोई डिज़ाइनिंग करनी है, हमें अगर एलएस या पीडब्ल्यूडी की या कोई भी कमांड रन करनी है इन अ बैश, तो हम वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें हेलो वर्ल्ड वाला अगर कोई प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो हम वो प्रिंट कर सकते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये था कि अगर हमें सिस्टम लेवल की कुछ कमांड्स रेगुलरली डे टू डे बेसिस में हमें एग्जीक्यूट करनी, तो हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, और उस स्क्रिप्ट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो गेट कर लेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें ये स्क्रिप्ट बार बार रन करना है और हमें डेट टाइम के हिसाब से इसको क्या नाम है गेट करना है, तो हम इस रिजल्ट को किसी ना किसी फाइल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कि हम इंपोर्ट कर लें एंड देन वी कैन सी दैट लेटर।
तो हम ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएबल से रिलेटेड। तो वेरिएबल्स में हमारे पास ये वेरिएबल से रिलेटेड बताया था कि अगर आप अपने एक स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स ऐड कर दें और आप उसको यहाँ पर ऊपर डिफाइन कर दें, तो आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं इजीली। आपको कोड में या आपकी जो नीचे मेन मेन फाइल है जहाँ पर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन की हुई है, अपनी कमांड्स डिफाइन की हुई है, वहाँ पर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। You just need to change the variable values here and then it will be impacted on your script. तो ये आप ये यूज कर सकते हैं। बट द बेटर वे ऑफ डूइंग दैट वो ये है कि अगर मैं अपने वेरिएबल्स जो मैंने डिफाइन किए हैं उनको भी यहाँ से निकाल दूं। मैं यहाँ पर यूजर इनपुट वाला मैंने एक स्क्रिप्ट आपको बताया था, सॉरी कैट करना है, यूजर इनपुट का दिखाया था कि मैंने यहाँ पर भी कोई, ये वही स्क्रिप्ट है जो ऊपर डिफाइन किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जिस तरह हार्ड कोड की थी वैल्यूज, मैंने यहाँ पर हार्ड कोड नहीं की, मैंने यहाँ पर $1 $2 $3 डिफाइन किया था। एंड आई हैव डिफाइंड दैट कि हमें जब इस स्क्रिप्ट को रन करना है तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे $1 का मतलब है पहला आर्ग्यूमेंट, मैं यहाँ पर अपना नाम डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी मैं अपना नाम डिफाइन कर देता हूँ। सेकंड में अपना सेकंड नेम डिफाइन कर देता हूँ। सब्जेक्ट मैंने डेवऑप्स डिफाइन कर दिया। स्पोर्ट में मैंने क्रिकेट डिफाइन कर दिया एंड क्लाउड में AWS कर दिया। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे प्रॉपरली तमाम वैल्यू सेट करके माय नेम इज उस्मान, सेकंड नेम अहमद एंड दिस एंड दैट, तो आपको प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर दे देगा। एंड दिस इज द वे ऑफ डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फॉलोइंग दिस मेथड। मैं आगे जाके हम जब जेंकिंस में काम करेंगे तो अब भी हम यही वाले मेथड को यूज करेंगे। एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन रन दिस स्क्रिप्ट यूजिंग अ जेंकिंस, कि हम प्रॉपर तरीके से कैसे आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, हाउ वी कैन रन दीज स्क्रिप्ट्स इजीली। तो आपको ये भी इंशाल्लाह वहां पर मिलेगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव शो यू कि हम रीड इनपुट कैसे जो है वो ले सकते हैं। और रीड इनपुट हम लोग, रीड इनपुट का मतलब है कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस स्क्रिप्ट the system will ask you to enter some specific value। तो आप जब इस सिस्टम इसको इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे एंड इट विल आस्क यू टू एंटर योर फर्स्ट नेम एंड इट द, और वो जो फर्स्ट नेम आप एंटर करेंगे इट स्टोर द वैल्यू इन द फर्स्ट नेम वेरिएबल, और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज, सेकंड नेम हमने रीड किया, थर्ड ने यानी कि कोर्स नेम किया, स्पोर्ट्स या सर्टिफिकेशन हमने जो है वो किसी वैल्यू में स्टोर की। अनदर मेथड जो कि हमने लास्टली डिस्कस किया था वो है इनपुट, आई थिंक 2 था वो, उसमें मैंने ये डिफाइन किया था कि हम कोई स्टेटमेंट एक यानी कि सारी वैल्यूज गेट कर लें एंड एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट हम सारी स्टेटमेंट्स एक किसी पैराग्राफ में या किसी लाइन के अंदर उसको प्रिंट करा के भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो मेथड्स थे जो बैश स्क्रिप्टिंग के, जो कि बड़े इजी थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिर्फ ये सीखा कि हमें वेरिएबल्स कैसे यूज करने हैं, हम लोगों ने वैल्यूज कैसे पास करनी है अपने स्क्रिप्ट्स को, यानी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स के थ्रू हमने कैसे पास करनी है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस बैश को टच करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी, क्योंकि बिकॉज जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हैं उनका मेनली पर्पस ही ये होता है कि हम क्या नाम है अपने स्क्रिप्ट्स को कैसे ऑटोमेट कर सकें, यानी कि हम अपने सिस्टम को डिसीजन मेकिंग करवा सकें कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन प्लीज गो विद दिस वे। तो हम वो सब कुछ कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं एडवांस बैश। ये एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चलें, इनिशियली हम स्टार्ट बड़े बेसिक से करेंगे एंड देन फिर हम आपको एडवांस भी चीज़ें इसमें करवाता जाऊंगा। तो पहली चीज़ आती है कि अगर हमें कोई डिसीजन करना है तो हमें उस डिसीजन को करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ इफ एल्स के नाम से .sh। ये मैं एक सिंपल सा इफ एल्स का लगा रहा हूँ स्क्रिप्ट। आप लोगों को याद है मैंने कल बार बार हाईलाइट किया था कि अगर आपको बैश स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये एक लगाना पड़ेगा बिन बैश। तो आप बिन बैश यूज करेंगे एंड देन यू कैन इजीली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बैश स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरी एक वैल्यू है जिसका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20, एक वैल्यू है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर फर्दर इसको मूव करने से पहले एक चीज यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या नाम है ये यूज होता है, ये बैश से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ बैश से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम यानी कि लैंग्वेजेस जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर ये मेथड यूज होता है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को
की वैल्यू कोट्स के अंदर डिफाइन करूं, यानी कि मैं लिख देता हूं उस्मान, तो ये जो उस्मान कोट्स के अंदर डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कि यानी कि ABC लिख ली मैंने, नाम लिख लिया, कोई भी चीज एक स्ट्रिंग, यानी कि जब उसको कोट्स में डिफाइन करूंगा तो सिस्टम उसको समझ आता है कि दिस इज स्ट्रिंग। अब वो स्पेस के अंदर भी हो सकती है, उसको मैं उस यानी सिस्टम को इससे कंसर्न नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या स्पेसिस के अंदर, यानी कि अगर मैं किसी वेरिएबल को इस तरह डिफाइन करूं, वेरिएबल इज इक्वल टू उस्मान अहमद डेवऑप्स इंजीनियर, तो ये पूरी स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग बन जाएगी जो कोड्स के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन जब मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू विदाउट कोट्स डिफाइन करता हूं, लेकिन जो विदाउट कोट्स में डिफाइन करूंगा वो मोस्टली मैं कोई न्यूमेरिकल डिजिट एंटर करूंगा, लाइक कि मैं 100 करता हूं। सो दिस इज कॉल्ड द इंटीजर। ये इंटीजर है। इंटीजर होता है कि जो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी A 1 2 3 4 5 से लेके कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, वो आपका एक इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इसमें स्पेसेस नहीं हो सकती, यानी कि मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि मैं यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर दूं कि मैं जो है वो स्पेसिस के अंदर डिफाइन कर दूं वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा इस तरह से, कभी भी नहीं डिफाइन कर सकता कि जहाँ लिख दूंगा 1000 स्पेस 1000। तो ये चीजें मैं इस तरह नहीं डिफाइन कर सकता, बिकॉज ये सिस्टम नहीं रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये मैंने क्या वैल्यू लिखी है, क्योंकि विदाउट यानी कि स्पेस में नहीं आती कभी भी वैल्यूज। और अगर मैं इसको यूं लिखूंगा, मुझे बताएं कि ये अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूं तो ये क्या चीज है? ये क्या इंटीजर है? ये क्या चीज है? स्ट्रिंग ही है सर। ये स्ट्रिंग बन स्ट्रिंग जाएगी। है तो सर। हाँ बिल्कुल, तो बात ये कि ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं या वो टेक्निक है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम यूज होती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी, यहाँ पर जो हमारी बैश है उसके अंदर भी ये सेम एज इट इज यूज होगी। तो जब भी कोड्स में मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन करूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर होती है। और एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारा जो मेथड होता है इसको कहते हैं बुलियन। तो यहां पर भी सेम एज इट इज ये यूज होता है कि हम या तो स्ट्रिंग यूज कर लें, या इंटीजर यूज कर लें, या बुलियन यूज कर लें। तो ट्रू और फॉल्स में होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि 1 0 की वैल्यू, या अगर सिस्टम या तो ट्रू है या वो फॉल्स है, उसकी और अलावा कोई चीज नहीं होती। तो इसको भी हम कोड्स में नहीं लिखते, हम इसको सिंपल लिखते हैं, बिकॉज अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो ये मेरे सिस्टम को बुलियन नहीं नजर आएगा, इसको ये भी स्ट्रिंग नजर आएगी। जो चीज भी कोड्स के अंदर आ गई वो स्ट्रिंग है। अगर मैंने इसको इस तरह डिफाइन करा तो मैं इसको सिंपल डिफाइन करूंगा विदाउट दिस, यानी कि या तो ये वैल्यू होगी इज इक्वल टू फॉल्स। ये चीजें आप लोगों ने होपफुली पढ़ी होंगी मुझसे, बेशक बेटर भी पढ़ी होंगी, क्योंकि आप में से कोई अगर CS बैकग्राउंड का, तो बिकॉज ही नोज बेटर दीज अप्रोचेस, के उसको पता है कि भाई ये चीजें कैसे यूज होती हैं। ठीक है, तो बात बताने की ये है कि हमारे पास जिस तरह आम लैंग्वेजेस के अंदर जो मेथड्स यूज होते हैं, वही मेथड यहाँ पर भी यूज होता है कि हमारी या तो स्ट्रिंग को वैल्यू होगी, या हमारा कोई इंटीजर होगा, या हमारी कोई बूलियन होगी। ठीक है, बाकी भी हम चीजें डिस्कस करते हैं आगे कि हमारे पास और ऑप्शंस कौन कौन सी यहाँ पर अवेलेबल है, जो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है वो यहाँ पर भी सारी वही चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें अब मेरा बताने का मतलब ये कि अगर मैंने ये डिफाइन किया तो ये क्या है? ये कोई स्ट्रिंग है? ये क्या चीज है? सर नंबर है। नंबर है नंबर ना, है सर। इंटीजर है, यानी कि इंटीजर है, ये कोई वैल्यू इंटीजर है। तो मैंने क्या कहा है, मेरे इस वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर स्टोर कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको कोट्स में डिफाइन कर देता 20 को, तो ये स्ट्रिंग बन जाती इस तरह। लेकिन हमें हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। तो हम डिसीजन मेकिंग किस तरह करेंगे? हम सिस्टम को बताएंगे कि हमारा जो वेरिएबल है काउंट, उसकी वैल्यू 20 एक इंटीजर है। अब बात आती है इफ एल्स कंडीशन। अगर किसी ने नहीं भी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी थी, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई थी हमें, शायद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ाई गई थी, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बहुत हाईली एंड पे जो है हमें कोई कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, ओप्स के कॉन्सेप्ट या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स।
डाटा स्ट्रक्चर भी पता ही थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना हमारे लिए दूसरे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो बात ये कि अगर मैंने किया है और मुझे ये थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लग गई तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी आ जाएंगी। और अगर आप लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी में नहीं सही से समझा तो आप समझ लो, ठीक है। तो इस पे गौर करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी हसन। सर क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग ही साथ हो सकती है, एंड पे होगी, मतलब क्वेश्चन हो साथ? क्वेश्चन कर सकते हो आप, हैंड रेस करो, क्वेश्चन कर लो, कोई बात नहीं, आप कर लो क्वेश्चन। ओके सर। सर बस मैं यही पूछ रहा था कि कोडिंग किस लेवल तक चाहिए सर अभी इस टाइम हाँ, स्क्रिप्टिंग के लिए? अच्छा स्क्रिप्टिंग देखो, असल हमारा डेवऑप्स है क्या? डेवऑप्स मैंने बताया था ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन किसकी है? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की ऑटोमेशन है। अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की ऑटोमेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा एंड पे सिस्टम की जीयूआई बेस पे भी हमारा काम होगा, सीएलआई पे भी हमारा काम होगा, लेकिन हमें बहुत सारे काम ऑटोमेट करने हैं। यानी कि मेरे कई काम, आपको पता है डेवऑप्स के कई काम जो बैकअप से रिलेटेड होते हैं या डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड होते हैं या ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड होते हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर नहीं हो रहे होते। यानी कि वो दिन के टाइम नहीं हो रहे होंगे जिस टाइम आपकी ट्रैफिक जो है वो पीक पे होगी। आपको टाइम मिलेगा रात के टाइम पे ट्रबल शूट करने का या ऑटोमेट करने का। तो अब बात है कि या तो आप खुद रात को 12 1 2 बजे रात को उठ के सारे काम किया करो, या आप अपने सिस्टम को इतना ऑटोमेट करो कि वो स्क्रिप्ट्स के थ्रू ऑटोमेट हो जाए। तो हमें वो स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट करने पड़ते हैं ताकि हमें अपनी अवेलेबिलिटी कम से कम रखनी पड़े। अब मैं यानी कि मुझे डेटाबेस के बैकअप्स लेने हैं, तो मुझे डेटाबेस के बैकअप्स या तो मैं रात को उठ के खुद लूंगा, या मैं अपना स्क्रिप्ट इतना अच्छा बना लूंगा और उसको चला दिया करूंगा क्रॉन जॉब के थ्रू कि वो रात को खुद चले और खुद एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर दे। तो बात ये कि हमें ज़रूरत पड़ती है, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हम प्रोग्रामिंग या ये जो स्क्रिप्टिंग है ये किस हद तक यूज होती है। ऑब्वियसली इट दिस इज द पार्ट ऑफ द डेवऑप्स, लेकिन ये कि ये वो हाई एंड किस्म की प्रोग्रामिंग नहीं है कि जिसमें हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, जिसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के कोड लिखने हैं। अगर हम वो भी लिख रहे होते शायद हम उसके भी एक्सपर्ट बन जाते। लेकिन चीज ये कि हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब है कि हमें स्क्रिप्ट्स लिखने हैं ताकि हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकें। तो आप लोगों को जो इस पूरे थ्रू आउट द कोर्स में स्क्रिप्ट्स करवाऊंगा, समझ लें उसके आसपास ही आपको चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर करनी भी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है सर। जी सर, ठीक है, अंडरस्टूड सर। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मैंने लिखा कि भाई एक बैश स्क्रिप्ट है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है। यहाँ पर हम एक इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं कि इफ डिसीजन लेना है ना, ये मैंने कैपिटल ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है, ये जो हमारी आती हैं। वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, ये वाला वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया कि ये वेरिएबल अगर तो इक्वल है 20 के, अगर तो ये वैल्यू इक्वल है 20 के, तो क्या करो, देन ये इसका सेंटेक्स है, आपको फॉलो करना पड़ना है आपको। शायद अगर आप किसी ने पाइथन पे काम किया तो उसमें ये सेंटेक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली जो इसका सेंटेक्स है वो हमें फॉलो करना है। इसमें ये होता है कि पहले आप इफ लगाते हैं पूरा, फिर देन लगाते हैं, और फिर यहाँ पर डिफाइन करते हैं कोई भी स्टेटमेंट कि अगर ये वैल्यू वाकई इक्वल है तो मैं कहूंगा द कंडीशन इज ट्रू। ये बूलियन वाला ट्रू नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, यानी कोड्स के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग है, ओके। मैंने अगली स्टेटमेंट लगाई कि अगर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो क्या करो, मैं लिख दूंगा एको कर दो, यानी कि प्रिंट कर दो कि द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, और जो इफ का आपका, अच्छा, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको पाइथन या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे हो तो आपका आमतौर पे जो इफ एल्स की कंडीशन वो इस तरह से स्टार्ट होती है। एक ब्रैकेट आएगी और एक यानी कि स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, और उसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो। लेकिन बैश में ये होता है कि जब आप इफ एल्स की कंडीशन लिखते हो तो स्टार्ट इफ से होता है, और जो एंड होता है ना वो फी से होता है, यानी कि आई एफ से स्टार्ट होगा और एफ आई से क्लोज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई। तो आपने ये देखना, ये पूरा एक कोड है, तो ये जो इसका सेंटेक्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, इसमें देखिए कोई कर ली इस तरह से कोई डिटेल ब्रैकेट्स नहीं है, बस ये सिंपल सी है। तो मैंने क्या कहा है कि अगर काउंट की वैल्यू 20 है, इक्वल टू है, तो लिख दो कि द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये 20 के बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, द कंडीशन इज फॉल्स, सिंपल। तो हम इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। आपको कल भी बताया था कि इसके पास एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। पहली दफा जब भी आपको भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसके ऊपर नहीं होती, तो हम यहाँ पर ch mod +x इफ एल्स लिख देंगे। आप देखिए इसके बाद एग्जीक्यूशन की परमिशन आ गई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा इफ एल्स को।
तो अब क्या आया, द कंडीशन इज ट्रू। क्यों ट्रू थी, कौन बताएगा, क्यों इसने ये कहा, क्योंकि, बताओ। 20 के इक्वल टू सर वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काउंट की वैल्यू 20 है और ये भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट की वैल्यू 10, और अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, एज पर दिस स्क्रिप्ट फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स, तो मैं इसको जब कंडीशन इज एग्जीक्यूट फॉल्स। करूंगा तो अब वो देखें लिखा हुआ आ जाएगा, द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज, अब क्या हुआ, मैं आपको प्रिंट भी करके वो दिखा देता हूँ, सॉरी, कैट करके भी, कि देखें काउंट की वैल्यू 10 है और नीचे मैंने कहा है कि अगर काउंट की वैल्यू 20 है तो प्रिंट कर दो ट्रू, और अगर, यानी कि एल्स, एल्स का मतलब होता है अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स ये काम करो, तो एल्स में क्या आ रहा है, द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो हमने ये दो स्टेटमेंट्स लगा दी यहाँ पर, तो अब आपके पास आ गया। तो ये इतना मुश्किल तो नहीं था ना ये, मेरा ख्याल है कि इट्स ईजी। अगर किसी ने नहीं भी पहले काम किया प्रोग्रामिंग में, या किसी ने बैच में नहीं भी किया है, तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। मुझे थम्स अप चाहिए ताकि मैं आगे जा सकूं, और अगर नहीं आप लोग को आइडिया हुआ तो मुझे क्वेश्चन जरूर करो, मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं है, मैं बार बार भी रिपीट कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो बताने का पर्पज ये कि हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारा कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, मैं इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं स्क्रिप्ट को। या लिखता हूँ इफ एल्स, या टू लिख देता हूँ, ताकि दूसरा स्क्रिप्ट है ना, टू इफ एल्स लिख दिया। ठीक है, मैं कुछ मजीद, अब देखो मेरे पास दो स्क्रिप्ट आ गए। अब मैं टू वाले में कुछ लिखता हूँ। टू वाले में मैं ना एक काम करता हूँ कि ये, अच्छा, इफ एल्स के अलावा भी ये काम हो सकता है, बल्कि इसका नाम चेंज करते ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, आप लोग स्क्रिप्ट का नाम पढ़ के समझ जाएंगे। मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ नाम, विद द नेम ऑफ इफ, एक तो होता है ना इफ एल्स होता है, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एल इफ, ये भी मैं बताता हूँ। यानी कि मैंने इफ, एल इफ एंड एल्स, ये तीन कंडीशन होंगी, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है, समझ जाओगे इंशाल्लाह। होता क्या है, हम क्या दो स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, हम तीन भी लगा सकते हैं, कैसे बताता हूँ। तो थोड़ा सा ना इसका स्क्रिप्ट थोड़ा सा खुला करता हूँ ताकि आप लोगों को ना स्पेस प्रॉपर नजर आए और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो। अभी तक मैंने देखिए पहली कंडीशन लगाई थी, बल्कि इसको मैंने अभी पहली कंडीशन लगाई थी, और वो ये कंडीशन थी इफ की, कि अगर पहली स्टेटमेंट यानी कि ट्रू हो, यानी काउंट 20 के बराबर है तो ये कह दो। अगर, अच्छा, एल्स की कंडीशन कहाँ लगती है, एल्स की कंडीशन लगती है जब कोई कंडीशन मेट नहीं करती, यानी कोई कंडीशन मीट नहीं करेगी तो एल्स कंडीशन चल जाएगी। यहां पर मैं 100 स्टेटमेंट्स लगा दूं, 100 इफ की कंडीशंस लगा दूं, लेकिन जैसे ही कोई भी 100 कंडीशंस मीट नहीं कर रही होंगी रिजल्ट को, तो एल्स कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा, एल्स तब चलता है जब कोई स्टेटमेंट नहीं चलती। तो यहां पर क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हम मजीद कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, तो यस, इसका आंसर है यस, क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं एल इफ। एल इफ में क्या लिखेंगे, कि मैं मजीद क्वेश्चन कर देता हूं, मजीद लगा देता हूं कि काउंट की वैल्यू अगर तो 20 है तो लिख दो, यहां पर रिजल्ट चेंज कर देता हूं, द यस, yes the count value is equal to 20। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट ये लिख दी। दूसरी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं कि अगर 20 नहीं है काउंट की वैल्यू, 30 है, तो यहां लिख दो, यहां लिख दो yes the count value is equal to 30। ठीक है, 30 पे आ जाएगा, समझ आई। क्या मैं मजीद कंडीशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं यहां लिख देता हूं एलिफ काउंट इज इक्वल टू 40, तो यहां लिख दो, ओहो, एको यस द काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 40। तो बात है कि मैं जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखता जा रहा हूं, अगर तो मेरी ये सारा रिजल्ट हो, मुझे कोई बताएगा अगर मैं स्क्रिप्ट को इस टाइम एग्जीक्यूट करूं तो मेरी क्या प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगी, द कंडीशन इज फॉल्स। क्यों। क्योंकि सर काउंट का जो वैल्यू है वो 10 है, और 10 इन बिल्कुल सबके साथ ना वो नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखो तो 10 वैल्यू है,
ना तो वो 20 है, ये स्टेटमेंट में नहीं चलेगी, ना तो वो 30 है, ये स्टेटमेंट में नहीं चलेगी, ना वो 40 है, ये स्टेटमेंट में नहीं चलेगी। चलेगी कौन सी? ये वाली। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई स्टेटमेंट मीट नहीं कर रही होगी तो एल्स कंडीशन चलती है। मैंने कहा अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर एट द एंड ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दो। समझ आइए सबको? तो मैं यहां से इस तरह से इसको कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट वे में, कि हमारी स्टेटमेंट्स किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। जस्ट 1 मिनट। तो मैं यहां पर इसको सेव करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसकी परमिशन देख लूं, आई थिंक परमिशन पहले ही है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इफ। अच्छा, यहाँ पर सिंटैक्स का थोड़ा सा मसला है, लेट मी सर कंफर्म। आपने देन नहीं लगाया। हाँ, आई थिंक कि मुझे देन लगाना था। अच्छा, देन हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं वैसे, अगर नीचे लगा लो तो भी ठीक है, यहाँ पर लगा लो, इसके आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नीचे लगाना चाहते हो, एक ही सेंटेक्स को फॉलो करना, तो हम यहाँ देन लगा लेते हैं। अच्छा, एल्स के साथ नहीं लगता, बाकी सबके साथ लगेगा। लेट मी सी, मैं सेंटेक्स का ना मसला कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, देन का इशू था। तो अब देखिए फॉल्स आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज कर दूँ और यहाँ पर लिख दूँ 40, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं 40 एग्जीक्यूट करता हूँ, काउंट 40 रख के करता हूँ, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इफ एल्स इफ वाला, तो ये देखें, यस द काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 40। समझ आई? ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी ना? देखें, ये वो चीजें जो आपको आगे जाके यूज करनी है, मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा कि आपको किस जगह पे क्या डिसीजन लेना है। तो आपने डिसीजन लेना है इस तरह से। आप ये सेंटेक्स को छोड़ दो यार, ये आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा आपको। और इसमें कोई ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी कि हम जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़े कि यार पता नहीं क्या चीजें होनी है। लेकिन अब एक चीज और बात करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर ना जो कंडीशंस है ना लिनक्स में, जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में भी होती हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास मैं यहाँ पर नोटपैड पे लिख देता हूँ कि लिनक्स कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये होती है ना कि मैंने आपको बताया कि हम इफ कर लें, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम एल इफ कर लें, एल्स कर लें। तो ये डिसीजंस हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ये हमारा जो एंड रिजल्ट है, क्या वो इक्वल टू है। अगर मैंने इक्वल टू लिखना है लिनक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर दो तरह से इक्वल टू लिख सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, लिनक्स के अंदर हम दो तरह से इक्वल टू डिफाइन करते हैं। एक तो है डबल इक्वल टू साइन से, जिस तरह मैंने अभी पीछे वाली स्टेटमेंट में देखे डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज होता है। हम सिंगल यूज करेंगे ना तो वो नहीं होगा। तो ये याद रखना कि हमने जब भी कभी इक्वल टू डिफाइन करा तो हम ये डिफाइन करते हैं। लिनक्स में इक्वल टू एक और तरह से डिफाइन भी होता है कि मैं ई क्यू लिख लूं। ई क्यू का मतलब भी इक्वल टू होता है, ठीक है। और अगली चीज, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू की भी स्टेटमेंट होती है। अब नॉट इक्वल टू की स्टेटमेंट किस तरह से डिफाइन होती है? एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं और एन क्यू भी डिफाइन कर सकता हूं। लेट मी जस्ट चेक के एन क्यू ही है ना। अच्छा, ये मैंने चीट शीट एक मेरे पास पढ़ी हुई थी, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। या ये कमांड्स भी इसमें कुछ लिखी हुई है, लेकिन जो इसमें हमारे ऑपरेटर्स है ना हमारे लिए, वो इस टाइम इम्पोर्टेंट है। आप लोग सर ये वैसे ये चीट शीट भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, वो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, लेट मी फाइंड इट। वेयर इट इज इसमें, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेशन जो हमारे हैं ना ऑपरेटर्स, हम वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो यूज़ होते हैं आमतौर पे, वो हम लोग ये यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको इक्वल टू यूज़ करना है तो आपने डबल इक्वल टू यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपने नॉट इक्वल टू है तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं। अच्छा, ये एन ई से होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये एन ई स्मॉल है, ये खुद से कैपिटल हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ग्रेटर देन।
अगर आपको ग्रेटर देन यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ग्रेटर देन के लिए आप यूज करते हैं दिस वन, ग्रेटर देन। दूसरी स्टेटमेंट होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर एक होता है जीटी, भी आप यूज कर सकते हैं, अभी हम यूज करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक और स्टेटमेंट होती है ग्रेटर देन इक्वल टू। आपके पास ये भी एक स्टेटमेंट होती है कि अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर आपको ग्रेटर देन भी चेक करना है कि या तो आपका स्टेटमेंट ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, यानी कि ग्रेटर देन भी हो सकती है, यानी कि मैं कहूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन 5, अगर मेरा आंसर 5 के इक्वल भी हो तो 5 इज इक्वल टू 5 भी हो तब भी ये वैल्यू ट्रू हो जाए, या अगर 5 जो है वो 2 से ग्रेटर देन है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। अभी हम यूज करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए फिर आपको वहां पर भी कुछ आइडिया हो जाएगा। एक होता है लेस देन। लेस देन में क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, यानी कि पहले ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन, आप लेस देन यूज करते हैं, और लेस देन के लिए हम मेरे ख्याल से लेस देन एल टी यूज करते हैं, जिस तरह ग्रेटर देन जी टी है इस तरह एल टी यूज करते हैं। और एक और स्टेटमेंट भी होती है कि लेस देन इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। लेस देन इक्वल टू में हम क्या डिफाइन करेंगे कि लेस देन इक्वल टू ये डिफाइन कर दो, या मेरे ख्याल से लेस देन इक्वल टू के लिए मैं आमतौर पर ये यूज़ करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसलिए इसका आइडिया ज़्यादा है, ये हम ज़रा कम कम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ये याद नहीं आ रहे, बट कोई इतना मसला नहीं, हम यही यूज़ कर लें तो भी इनफ है। तो बताने का पर्पज़ ये है कि हम ये कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या लॉजिक क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अभी हम इन लॉजिक्स को यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि अगर आपको कोई अपने बैश के अंदर लॉजिक्स क्रिएट करनी तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो असल में यूज़ होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। तो बताने का पर्पज़ ये है कि आप ग्रेटर देन को यूज़ कर लें, जीटी यूज़ कर लें, या ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लें, इट्स फाइन। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और लिखते हैं सबसे पहला कि ग्रेटर डॉट एस एच, ठीक है। कोई भी नाम देते हैं, नाम मैंने इसलिए वो रख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना और उसको फाइंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने बिन बैश लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू है 100 के, ठीक है। और मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अच्छा, एक छोटा सा इशू है जो कि मेरे ख्याल से लिनक्स में मुझे हमेशा फेस होता है। मैं लिनक्स की जो सिंटैक्स है ना वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है वाइल यूजिंग द ग्रेटर देन और लेस देन साइन। तो यहाँ पर जो करली जो ब्रैकेट्स है ना, मैंने पहले यूज की थी कैपिटल ब्रैकेट्स। कैपिटल ब्रैकेट्स मेरा मुझे अब याद पड़ रहा है, आई एम नॉट श्योर, हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये शायद जो EQ और जो दूसरी वैल्यूज है ना, यानी कि जिस तरह की मैंने अभी ऑपरेटर्स आपको बताया GT या EQ, इस तरह के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, और अगर हमने स्मॉल यूज करें डबल स्मॉल तो फिर हम वो साइन यूज कर सकते हैं, ये जो साइंस है ना इक्वल टू वाला या दूसरा। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको ट्राई करते हैं कैपिटल से ही, अगर एरर आएगा फिर हम इसको देख लेंगे। अच्छा, मेरे लॉजिक क्या क्रिएट करने लगा हूँ कि इफ काउंट लिख देता हूँ इक्वल टू, जो मैंने पहले लिखा था वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अगर वो 50 के इक्वल है तो क्या करें, तो वो एको कर दे, सॉरी, एको कर दे दी काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। अगली मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, और वो स्टेटमेंट है एल इफ लिखता हूँ और आगे डिफाइन करता हूँ काउंट, अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन है 200 के, तो यहां पर डिफाइन कर दो, क्या स्टेटमेंट डिफाइन कर दो, एको द काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, ठीक है। समझ आई इस चीज की? तो मैंने तो स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, मैं एक और स्टेटमेंट डिफाइन करता हूं कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है 100 के, तो आप क्या करो, एको कर दो द काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है।
और आखिर में मैं लिख देता हूँ एल्स, कि अगर कोई स्टेटमेंट पूरी नहीं होगी तो क्या करें, डिफाइन कर दे नो कंडीशन इज ट्रू, कुछ भी मैंने लिख दी। समझ आई? अब आप लोग से क्वेश्चन ये कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा। मैं को कैट करके दिखा देता हूँ पहले। अब मुझे बताना है आप लोगों ने कि क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। 100 वाला सर होगा एग्जीक्यूट। क्या आंसर अकाउंट क्या वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। है? सही है, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास एक एरर, सिंटैक्स एरर है 19 में, लाइन नंबर 19 में। अच्छा, लाइन नंबर देखनी हो ना तो ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर टोटल 18 लाइन है। अच्छा हाँ, एरर किस चीज़ का है, कोई बता सकता है? जल्दी से कोई सोचे बताए, मुझे समझ आ गई लेकिन आप में से कोई बता दे। 5। आपने देन भी एक जगह पे मिस किया आई थिंक, और ये इसके देन बाद तो भी आपने सही है, देन लगा फी दिया है। फी मिसिंग है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है जिसका भी है कि हाँ, यहाँ फी पर भी एफ आई, मिसिंग है। मैंने कहा था ये स्टार्ट अगर इफ से होगा तो एंड एफ आई से होगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आंसर क्या आ गया, द काउंट इज ग्रेटर देन 200। एक मिनट ठहरो, ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है? द काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, हाउ? अच्छा, हमारा रिजल्ट पहले गलत आया था। वो हमारा स्क्रिप्ट जो पहले था वो था ये वाला, ग्रेटर, ये वाला जिसमें मैंने कैपिटल ब्रैकेट्स यूज़ की हुई थी। लेकिन ये जस्ट एक ब्रैकेट का इशू है। मैंने ये सारा कोड विद स्मॉल ब्रैकेट्स जो है अपडेट किया है। और ये देखिए, मैंने सारा कोड में सिर्फ डबल स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। और जब मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रॉपर रिजल्ट दे रहा था, काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हमारी वैल्यू 100 इक्वल टू पे आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को अपडेट कर दूं विद द वैल्यू ऑफ विद द वैल्यू ऑफ 70, तो मुझे बताओ कि अब कोई बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या आना चाहिए? एरर है। जी, कोई बताएगा? कंडीशन इज ट्रू। एरर आएगा मे बी, कोई वैल्यू नहीं है। नो नो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ठीक है। तो आपका ये एल्स वाली कंडीशन चलनी चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं। हम इसको चलाते हैं तो दो, नो कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो बात ये कि जब आपने चलाया इसको और आपके पास कोई कंडीशन मैट नहीं कर रही तो आपके पास ये आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छा, यहाँ पर छोटी सी एक लॉजिक मेरी गलत हो रही है। अब ये इसका आंसर मैं इसलिए, ऐसा गलती क्यों थोड़ी सी मुझे लग रहा था लॉजिक में, क्योंकि ये भी कंडीशन आपकी 100 और ये भी कंडीशन ऑलमोस्ट वही थी, 200 और 100 के अंदर आ रही थी ना। या हम इसको इस तरह कर सकते हैं, हम इसको 200 ही रहने देते हैं और हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं 150। तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसकी आंसर क्या आएगा तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ग्रेटर और इक्वल टू 100। एग्जैक्टली ये वाला स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि देखें 200 से तो छोटा ही है ना 150। तो अब हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। जब मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास यही आ रहा है, द ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आ जाता है। और अगर हम इसको कर देते हैं ये, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारी पहली कंडीशन मीट कर रही है, यानी कि इक्वल्स टू इक्वल टू 50। 50 है। तो यहाँ पर आ जाएगा द काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 50। तो बात बताने का सारा अभी तक ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि आपको ये बताना कि हमारे पास डबल इक्वल टू साइन भी होता है और हम ये यूज करते हैं। हमारे पास ग्रेटर देन का साइन भी होता है, हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी होता है, और हमारे पास नॉट इक्वल टू का भी होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और मजीद अपडेट करूँ, यहाँ पर हम मजीद भी कंडीशंस लगा सकते हैं। मैं लगा लेता हूँ एल इफ के काउंट इज नॉट इक्वल टू, क्या लेता हूँ, 50, देन एको कर दो द काउंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू
50। लेकिन यहाँ पर असल में ना सम टाइम हमारे कुछ केसेस प्रोग्रामिंग में ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे दो कंडीशंस मीट करें। अगर मैं इसको नोट करो ना, अभी मैं जहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ, फिर आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 70, तो अब मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए। द काउंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 50, क्योंकि एग्जैक्टली, आपने कल कहा था कि ये इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, तो ये यहाँ एग्जैक्टली पे पहुंच लाइन के बाय उसकी लाइन कंडीशन एग्जीक्यूट खत्म हो करता गई। है। हाँ जी, तो जो पहले रिजल्ट आ रहा होता है, जो पहले कंडीशन मैट हो रही है वो चलेगी, हालांकि ये भी मैट हो रही है और ये भी मैट हो रही है, लेकिन जो पहले आपका कंडीशन होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर, तो ये आ जाएगा द काउंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो बताने का पर्पज ये कि ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपने अपनी जो है वो कंडीशन बनानी है, अपनी एक क्या नाम है कंडीशंस क्रिएट करके लॉजिक क्रिएट करनी है, जा ताकि आप अपना एंड रिजल्ट अचीव कर सकें। अब ये जो मैंने काउंट के ऊपर सारा कुछ किया है, अगर मैं इस सारे काम को मैं कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ लॉजिक अंडरस्कोर कंडीशंस डॉट एस एच, तो मैं एक लॉजिक वाली एक और फाइल क्रिएट की। और मैं यहाँ पर अगर ये जो इंटीजर है, मैं इंटीजर पे नहीं आना चाहता, मैं किसी क्या नाम है स्ट्रिंग पे भी कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ उस्मान, और यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट। चले काउंट लिखना नहीं चाहिए था, चलो लेकिन लेकिन लिख देता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ नेम। तो बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि अगर नेम मेरा इक्वल टू है उस्मान के, तो यहाँ पर ये आ जाए। हम लॉजिक को सारी चेंज करनी पड़ेगी ना, हमें सारी स्टेटमेंट्स भी चेंज करनी पड़ेगी कि योर नेम इज उस्मान, तो हम ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा अगर वो उस अच्छा यहाँ ग्रेटर देन, क्योंकि नाम तो ग्रेटर देन नहीं होता ना, तो इसलिए हम ये लॉजिक्स तो यहाँ नहीं यूज कर सकते ग्रेटर देन और ये वाली चीजें, तो हम यहाँ पर इनको मिटा देते हैं, हम इनको रख लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आसान तरीका डिलीट करने का वही डबल डी है, उससे करते हैं। ठीक है, तो बात ये कि क्या मैंने लिख दी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपका जो नेम है वो नॉट इक्वल टू है उस्मान के, तो क्या करो, यहाँ लिख दो योर नेम इज, जो भी नाम आपने लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उस्मान के इक्वल टू नहीं है, लेकिन जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एल्स कंडीशन की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो उस्मान नाम है तो बता दो कि भाई उस्मान है, लेकिन अगर उस्मान नहीं है तो बताओ कि क्या नाम था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका योर नेम इज उस्मान, लेकिन अगर मैं नाम चेंज करता हूँ लॉजिक के अंदर जाके और यहाँ लिख देता हूँ अयाज, तो आप देखोगे कि ये आपका, अच्छा योर नेम इज उस्मान क्यों आ गया, नेम के अंदर ये था और मैंने कहा नेम। सर एलिफ लगा हुआ है इसलिए सर एल्स करना पड़ेगा आई गेस। मैंने कहा अगर इक्वल टू है तो ये कर दो, और अगर इक्वल टू उस्मान के नहीं है तो फिर यहाँ प्रिंट कर दो। लॉजिक तो ठीक है। 1 मिनट सोचने दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, रिजल्ट ओबियसली आ गया है। फिर एक और लॉजिक है जो कि वही ब्रैकेट्स का इशू है। मैंने इसको ट्राई किया विद द डबल कैपिटल ब्रैकेट एंड दिस टाइम इट वर्क्स। इसमें ये है कि लॉजिक सारी सेम है, मैंने कोई लॉजिक में चेंज नहीं किया। नेम मैंने यास पास किया, मैंने ये बताया कि अगर तो नाम में उस्मान है तो आप नाम लिख दो कि यानी कि जो नेम है उस्मान, और अगर उस्मान नहीं है तो जो भी नाम मैंने यहाँ दिया है वो यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो उसने मुझे प्रॉपर तरीके से एयाज प्रिंट कर दिया, जो नेम इज एयाज, जो कि ये स्टेटमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर नाम में कोई और नाम लिख देता हूँ, लाइक के मैं यहाँ लिख देता हूँ हसान, तो ये आपका उसी तरह
नेम यहाँ प्रिंट कर रहा है। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा ना नेक्स्ट वीक, मैं इंशाल्लाह आपको एक पूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ढूंढ के दूंगा कि हमें किस कंडीशन में हमें ग्रेटर देन यानी कि जो हमारी कैपिटल ब्रैकेट है वो किस कंडीशन हो, यानी स्ट्रिंग के केस में हमें ये यूज़ करनी है, इंटीजर के केस में कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, कि ये आमतौर पे ये इशू हमें पाइथन या किसी और लैंग्वेज में नहीं आता। हमें वहाँ पर फिक्स्ड ही हमारी वो पूरा सेंटेक्स फिक्स ही है। लेकिन यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से मैं कुछ शायद मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर माइट बी कि हमारी अगर तो स्ट्रिंग है तो उसके लिए कैपिटल ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं या स्मॉल यूज़ हो रही हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग जब काम करो तो आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ना हो, ना कि आपका फोकस जो है वो लॉजिक क्रिएट करने में लगे, ना कि ये। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है कि अगर मैं अपनी यही वाली लॉजिक वाला मैं स्क्रिप्ट पकड़ता हूँ और लिस्ट कंडीशन बना देता हूँ कि मेरे पास नाम मल्टीपल है, और मुझे अगर वो लिस्ट, ये भी सवाल भी किसी ने किया कि अगर मुझे पास लिस्ट है पूरी और मुझे उन नेम्स की लिस्ट में से कुछ निकालना है, लाइक कि मैं कहता हूँ कि अगर तो मेरा नाम हसान है या उस्मान है या क्या नाम है, हनान है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये पूरी एक लिस्ट बना ली, तीन बंद नामों की मैंने लिस्ट बना ली। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक और मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं लूप्स, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप्स यूज होते हैं। अब लूप्स किस जगह पे यूज होते हैं ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है। लूप्स का मतलब होता है कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और हम उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज की बेस पे डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है वैल्यूज की, जिसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ये मेरी एक पूरी लिस्ट है। लिस्ट का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूज है मेरे पास, और ये सारी वैल्यूज किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ है काउंट, और काउंट के आगे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिनक्स के अंदर, बैश के अंदर हम स्पेस देते हैं बिटवीन टू वैल्यूज। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं या किसी और लैंग्वेज की बात करूं, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ इन पाइथन। तो इसकी वैसे मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि मतलब सेम है। वहां पर हम इस तरह से लिस्ट डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक कॉमास के साथ डिफाइन करते हैं। लेकिन बैश के अंदर जो है वो हमारे पास जो लिस्ट होती है वो हमारे पास आएगी इस तरह से, इस तरह के फॉर्म। तो हम यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर देंगे काउंट के, इसे इसको बेशक इग्नोर करें, लेकिन मैं बताने का पर्पज है कि हम स्पेस से इसको करते हैं डिनोट। अब बात करती है कि हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया एक लिस्ट, कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो हमें अगर वन बाय वन हर लिस्ट को एग्जीक्यूट करना है, उस लिस्ट के अंदर जाके चेक करना है। यानी कि जिस तरह मैं अभी यहां पर देखने लगा हूं कि मैं यहां पर एक लॉजिक क्रिएट करने लगा हूं कि अगर तो मेरी लिस्ट के जो वेरिएबल है नेम्स, उसमें अगर हसान है तो हसान वाली कंडीशन परफॉर्म कर दो, अगर उसमें उस्मान है तो उस्मान वाली कंडीशन परफॉर्म कर दो, अगर उसमें हनान है तो हनान वाली कंडीशन परफॉर्म कर दो, और अगर कुछ भी नहीं है यानी कि इसमें एक ऐसी कंडीशन है जो कि इन तीनों में नहीं है, तो फिर एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर दो। तो यहां पर लूप्स यूज होते हैं। ये प्रोग्रामिंग की स्किल है। ये मैंने बताया ना कि एडवांस पार्ट है, तो इसको प्लीज कोशिश करना समझने की, ना समझ आए तो मुझे कहना, मैं रिपीट करूंगा। तो अगर मुझे लिस्ट में से कुछ वैल्यूज या बार बार देखो, लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मेरा ये जो नीचे एक्शन परफॉर्म किया है ये पहले हनान के लिए एग्जीक्यूट हो, फिर ये उस्मान के लिए एग्जीक्यूट हो, अच्छा फिर हसान के लिए एग्जीक्यूट हो, यानी कि तीनों के लिए, हसान उस्मान एंड हनान, तो ये तीनों के लिए वन बाय वन एग्जीक्यूट हो। तो बात ये कि अगर हमें तीनों के लिए एग्जीक्यूट करना है तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई लूप चाहिए। तो लूप लगाने के लिए, लूप हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर लूप यूज करते हैं। दो तरह के वैसे हम लोग लूप्स यूज कर लेते हैं। वैसे हम लोग आमतौर पे जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना वो यहाँ पर बैश के अंदर भी वो फॉर लूप है, तो उसी के लिए हम जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहने का यानी कि है कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम्स। नेम्स अब ये याद रखना, और नेम्स के अंदर ये तीन नेम्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं कि अब वन बाय वन इसमें चले कि मैं कहता हूं फॉर नेम इन, मैं बताता हूँ, ये आपको बताता हूँ ये नेम मैंने क्यों लिखा है।
इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। आई थिंक के यार मैं सिंटेक्स पे भूल रहा हूँ थोड़ा सा। लेट मी जस्ट ट्राई इट। नेम्स @ यस, आई थिंक यही होता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं डू। अच्छा, ये नीचे वाले पार्ट को भी छोड़ दो, ठीक है। मैं पहले ये एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बाद में वो नीचे वाला पार्ट लेके आऊँ। ये है क्या, किया क्या मैंने। ये फॉर लूप है। नेम क्यों लिखा है मैंने। मैंने कहा है कि ये जो ऊपर लिस्ट है ना, नेम्स की लिस्ट है, इसको लिस्ट कहते हैं ना, लिस्ट के इसके अंदर काफी सारी वैल्यूज पड़ी हैं। @ का मतलब है कि पहले पहली वैल्यूज पकड़ो, नीचे वाला काम जो मैं इसके नीचे डिफाइन करूंगा वो करो, लूप चलेगा। फिर वो दूसरी वैल्यू पकड़ेगा, यहां सेट करेगा, और वो और लेकिन मेरा बताने का पर्पज ये है कि जो नेम्स की लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू है उसको जब तुम एग्जीक्यूट करो तो उसकी वैल्यू नेम में सेट कर दो। तो ये नेम वो है। यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि अगर आप मुझे कहो तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूँ, मेरा नाम, या मेरा जो भी है। बताने का पर्पज है कि ये जो भी मैं पहली वैल्यू यहां से एग्जीक्यूट करूंगा वो यहां सेट हो जाएगी। पहले पहले जो पहला हमारा लूप चलेगा, जो पहली लिस्ट की वैल्यू होगी वो हमारे इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी, और फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगी। जब एक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर दूसरी को पकड़ेगी, वो यहां सेट कर देगी, और फिर एक्शन परफॉर्म करेगी, फिर तीसरी दफा चलेगी, इसको सेट करेगी, और जब वो चौथी दफा चलने की कोशिश करके वो देखेगा कि भाई ये लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कोई और वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो खत्म हो जाएगा। तो लूप चलता है 1 बाय 1 लिस्ट के अकॉर्डिंगली। तो @ का मतलब है कि पहली वैल्यू यहां पर आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी, जो यानी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर @ के अंदर सेट होंगी, आएंगी, और इसमें 1 बाय 1 सेट होती जाएंगी। तो इसीलिए अब मैंने ये वैल्यू क्यों नेम रखा था, क्योंकि नीचे देखिए मैंने नेम यूज किया हुआ वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर नेम ही रखता हूं, और अब मैं ये पूरी की पूरी नीचे वाली कंडीशन है ना वो इस पर रन करता हूँ। देखिए उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। मैं यहाँ डू लिखता हूँ। और एक बात याद रखना कि जब आप फॉर लूप लगाओगे तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, तो मैं 2 स्पेसिस दे देता हूँ, 1 2 सबको, 1 2 1 2। तो ये ताकि सारा कुछ हमारा उसके अंदर रहे। अगर मैं विजुअल स्टूडियो यूज नहीं कर रहा, मैं विजुअल स्टूडियो यूज करता ना तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेट दिखा सकता था। अच्छा, और फॉर लूप जो खत्म होता है ये स्टार्ट होता है डू से। फॉर लूप स्टार्ट होता है डू से, देखिए डू से स्टार्ट हुआ। जिस तरह इफ कंडीशन स्टार्ट होती है इफ से और खत्म होती है एफ से, फॉर लूप डू से स्टार्ट होता है और डन पे खत्म होता है। तो यहाँ पे डन लिखना पड़ेगा। तो ये बताएगा कि आपका ये पूरा एक है कंडीशन है। अब मेरा क्या, मैं यहाँ पर क्या लगाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे लिस्ट के अंदर उस्मान लिखा हुआ है तो लिख दो कि योर नेम इज उस्मान। अगर ये लिस्ट के अंदर उस्मान नहीं लिखा तो यहां पर वो नाम प्रिंट कर दो। तो मुझे बताओ कि जब ये पहला वैल्यू लेके चलेगा तो मेरे पास पहला रिजल्ट क्या आएगा। जब पहली दफा लिस्ट चलेगी तो मेरे पास पहला रिजल्ट क्या आएगा जी। हसन प्रिंट होगा। एग्जैक्टली पहले पे आ जाएगा योर नेम इज हसन। जब दूसरी दफा होगा तो क्या आएगा, योर नेम इज उस्मान। और जब तीसरी दफा आएगा तो मैं यहां पर बल्कि लिख देता हूं कि, चले मैं एक छोटी सी इसकी चेंज करता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, अगर तो पहला नाम उस्मान आएगा, यानी जब चलेगा तो ये पहली दफा में लिख देगा योर नेम इज हसान। लेकिन अगर दूसरा आएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन मीट होगी। और जब तीसरा आएगा तो ना तो ये वाली कंडीशन मीट हो रही है ना ये वाली कंडीशन मीट हो रही, तो वो एल्स वाला दिखा देगा। समझ आया, समझ आया भाइयों। फॉर लूप चलेगा, चला के देखें। चलो चला के देखते हैं कि मैंने उसको बताया। अब मैंने जान के नहीं हनान लिखा, अगर मैं हनान की कंडीशन में डालता तो हनान भी आया था। तो अभी पहले ये चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ chmod, मेरे ख्याल से परमिशंस तो इसके पास शायद होंगी। हाँ लिस्ट वाली है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिस्ट वाला यहाँ पर फंक्शन चलाता हूँ। तो ये देखिए पहला चला नो कंडीशन। अच्छा एक मैं चेक कर लूँ कि मैंने किस फॉर्म में दिया हुआ था, हसान। अच्छा मैंने नाम गलत लिखा है शायद, मैंने गलती क्या की है, जस्ट 1 मिनट। माय बैड माय बैड माय बैड, मैंने गलती की है। आप लोगों को नहीं शायद समझ आई कि नहीं, लेकिन मैंने गलती की है। अच्छा मैं बताऊँ क्या हुआ है, बिल्कुल सही चला है।
चले मैं इसको इसी पे चला के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने गलती क्या की है। हसान, जब पहला नाम उसने हसान पकड़ा तो क्यों मेरा आंसर, चले यहाँ से बल्कि बाहर निकलते हैं, दोबारा चलाते हैं और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप, ये बल्कि अच्छा एरर आया है और कैट करके आपको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है जब पहला नाम आया था तो नो कंडीशन आया है, तो इसका मतलब है नो कंडीशन आया क्यों? जब हसान आया तो उस्मान वाली लॉजिक तो चल नहीं सकी, क्योंकि हसान इज नॉट इक्वल टू उस्मान, बात ठीक है, इसको उसने इग्नोर कर दिया। हसान को उसने यहां सेट किया, हसान इज नॉट इक्वल टू हसान, तो ये भी गलत है। बात सुनो ना, हसान तो इक्वल टू हसान के है, ऐसा तो यहां तो मैं उससे कह रहा हूं कि क्या हसान नॉट इक्वल टू हसान है, तो उसने कहा ये भी नहीं बात बनती। फिर उसने क्या लिखा, नो कंडीशन। समझ आई? ये बल्कि अच्छा हुआ एरर आया है, ये हम लोग ने यानी कि जो मिस्टेक की है वो अच्छी मिस्टेक है, जिससे हम अपनी लॉजिक को समझ सकते हैं। तो लॉजिक क्यों ये बनी कि हसान इज नॉट इक्वल टू हसान। अगर मैं ऐसे कहूं कि क्या हसान हसान के इक्वल नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हसान इक्वल टू हसान है। तो बात ये कि ये वाली कंडीशन नहीं बनती यहां पर। तो पहला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। जब उस्मान आया तो वो पहली कंडीशन ही मीट कर गई, इसलिए उसने कहा योर नेम इज उस्मान। जब हनान आया तो हनान के केस में उसने हनान नाम क्यों शो किया, ये भी लॉजिक बड़ी मजे की है। उसने जब ये कंडीशन चलाई तो उसने कहा क्या हनान इज इक्वल टू उस्मान, तो ऑब्वियसली नहीं है, तो यहां पर ये आ गया, यानी कि नहीं आया, उसने इग्नोर कर दिया। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि क्या हनान उस हसान के इक्वल नहीं है, तो बात ट्रू हो गई कि वाकई हाँ हसान जो है हनान के इक्वल नहीं है, तो ये यहां पर उसने नाम प्रिंट कर दिया। समझ आई? नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन ये एरर और ये जो लॉजिक, गलत लॉजिक क्रिएट हुई है, ये फायदामंद हुई है। समझ आई? मुझे करना क्या चाहिए था, जो मैं करने लगा था, मैं करने लगा था ये, मैंने कंडीशन इक्वल टू करने लगा था। अगर मैं इक्वल टू कर देता हूँ, यानी कि मैं इक्वल टू पे आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं करने लगा था कि हाँ मुझे ये कंडीशन तब चलानी है जब हसान का नाम हसान के इक्वल होगा तो ये कराओ, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो चलाओ। तो अब क्या कंडीशन होगी, पहले केस में क्या आएगा, मुझे कौन एक बंदा तीनों कंडीशन चला के बताएगा यहीं पर क्या रिजल्ट आना चाहिए, अयाज के अलावा। मुझे अयाज के अलावा बाकियों के आंसर चाहिए जी। कोई एक बंदा यार समझने के लिए बताओ, कोई वो नहीं है, कोई जुर्माना नहीं होने लगा गलत आंसर पे जी। सर फर्स्ट में नो कंडीशन है, सेकंड में उस्मान है, और हाँ, थर्ड में हनान। नहीं फर्स्ट में क्या है, नो कंडीशन क्यों? नहीं सर, फर्स्ट में हसान है, हाँ सेकंड में उस्मान है, थर्ड में नो कंडीशन आई गेस। हाँ, अब आए ना सही, क्योंकि देखिए मैंने इक्वल टू कर दिया। अब ये देखें जब पहला चलेगा तो यहां पर ये लॉजिक मीट कर रही है कि हाँ हसान 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 के इक्वल है, तो यहां पर ये लॉजिक दिखा देगा। जब उस्मान वाला आएगा तो ये लॉजिक चलेगी, और जब हनान आएगा तो ना तो ये वाली मीट हो रही है ना ये हो रही, तो ये वाली हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें उसने हसान पे हसान, उस्मान पे उस्मान और नो कंडीशन पे नो कंडीशन दिखा दी। अब ठीक है ना, समझ आई कि नहीं? मुझे ये इसलिए आप लोग से होता है कि यार ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जरूर है, ये लॉजिक समझनी पड़ेंगे, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम इस चीज पे कभी जिंदा नहीं रह सकते कि यार हमने पहले प्रोग्रामिंग से भागते रहे तो अब हमें दोबारा प्रोग्रामिंग पढ़ रही है। तो अगर हमें पढ़नी भी पड़ रही तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, अगर हमें पहले समझ नहीं आई तो अब समझ लो। बात ये कि ये वो चीजें जो रियलिटी है, अगर हम लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें कर लेंगे तो हमें एंड रिजल्ट भी तो बड़ा मिल रहा है। कभी कंपेयर करना, कभी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके पूछना कि डेवलपर की ज्यादा पे होती है डेवऑप्स के इंजीनियर की ज्यादा पे होती है। 10 डेवलपर्स के ऊपर एक डेवऑप्स होता है या 2 डेवऑप्स होते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी रिस्पॉन्स कह सकते हैं कि डिमांड ज्यादा है। तो इसी वजह से है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है, हमें पूरा सिस्टम चलाना है, आर्किटेक्चर चलाना है। ठीक है, तो हम इसलिए हमें ये चीजें छोटी छोटी सीखनी पड़ेंगी, हम इनसे भाग नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते कि यार हम लोगों ने पहले इनसे भागते रहे तो अभी भी भाग जाएं, ऐसा नहीं है। भागना कोई वो क्या नाम है फायदा मंद नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर एग्जीक्यूट कर ली। मेरे पास एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट था, लेट मी जस्ट फाइंड इट, फिर मैं आप लोग को वो भी करवा देता हूँ। अच्छा, एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि समझ लें कि एक रिजल्ट कार्ड है जो हम बनाएंगे।
उससे उसको बताने का या करने का मेनली पर्पस ये है कि आप लोगों को आइडिया होगा कंडीशंस का, मजीद आपको थोड़ी प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, प्रोजेक्ट रिजल्ट कार्ड डॉट एस एच। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विद द बिन बैश। हम लोग इसको एक कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे पास जब ये चले कि दिस इज योर रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट कार्ड मैंने एक नाम दिया उसको, नाम तो जस्ट एक यूज केस बनाया हुआ है कि हमारे पास एक यूज केस है, तो हम यहाँ पर एक डाल देते हैं रिजल्ट कार्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास एक लॉजिक क्रिएट हम करेंगे और हम यूजर से पूछेंगे कि प्लीज एंटर योर मार्क्स, कि भाई अपने मार्क्स एंटर करो। तो आप यहाँ पर हम जो भी मार्क्स होंगे ना वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जो हमने रीड की कंडीशन पढ़ी थी ना पहले, हम उसको किसी में स्टोर कर लेंगे। अब हम कहेंगे कि इफ, हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, तो क्या करो। अच्छा ये जरूरत है या नहीं, ये लगाओ तो कोई मसला नहीं है। देन क्या करना है, हमें एको कर दो कि योर ग्रेड इज A+। ठीक है, हमने एक रिजल्ट, बड़ी इजी सा रिजल्ट कार्ड है, बट आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस बनाने का मौका मिल जाएगा इससे। अब मैं यहाँ पर इफ एल्स लगाता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स, देखो मल्टीपल कंडीशंस लगाऊंगा। अच्छा, बल्कि एक चीज इससे पहले, एक चीज पढ़ाना मैं भूल गया, माय बैड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापस जाता हूँ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक और है। आप लोगों ने कभी बचपन में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, किसी को पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? किस किस को पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? चले मैं याद करा देता हूँ। आप लोगों ने पढ़े होंगे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये पढ़े थे ना, कभी पढ़े होंगे यूनिवर्सिटियों में। ये होता क्या है, और लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है, और नॉट क्या होता है? हमारी इनपुट्स जो होती है ना, जो इनपुट्स होती हैं वो दो होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी दो इनपुट्स हैं, टू इनपुट्स, एक है ए, एक है बी, और एक है रिजल्ट। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग को इंशाल्लाह याद आ जाएगा, अगर नहीं भी याद तो किसी को, लेकिन कोई वो मसला नहीं है यार। हमारी जो इनपुट होती है बस दो तरह की है। फॉर एग्जांपल हमारी इनपुट है 0 और हमारी इनपुट है 0। हमारी इनपुट या 0 है और दूसरी इनपुट 1 है, या हमारी इनपुट ए 0 है और बी A 1 है और बी 0 है, या हमारी इनपुट दोनों 1 है, अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है। तो और में क्या होता है, और में ये होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट्स 0 हैं तो एंड रिजल्ट क्या होगा, 0। ये मुझे सिर्फ हैंड रेस करके बताओ, किसी ने पढ़ी भी है कि नहीं? यूनिवर्सिटियों में तो वैसे पढ़ाया जाता है ये। हाँ, और अगर नहीं भी पढ़ी तो आज पढ़ लोगे इंशाल्लाह, गुड, वो नहीं है। ठीक है, अच्छा है सबके, वैसे मुझे तकरीबन आ गए हैं थम्स अप। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है 0 और दूसरी भी है 0, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, 0। और की बात कर रहा हूं। और अगर मैं ये कहता हूं कि हमारी जो क्या नाम है, एक इनपुट है, ए 0 है और बी 1 है, तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, 1। यानी कि कोई भी एक 1 होगी तो एंड रिजल्ट होगा 1। अगर यहां की बात करूं, ए 1 है और ये 0 है तो एंड रिजल्ट होगा 1। और अगर दोनों 1 है तो एंड रिजल्ट होगा 1। यानी कि मतलब बताने का ये कि और की जब भी हम बात करेंगे, अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो एंड रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसी चार्ट को यहां पर ले आऊं एंड में, तो होता क्या है, एंड में ये होता है कि अगर मेरी दोनों कंडीशन 0 हैं तो एंड रिजल्ट 0 होगा।
अगर एक कंडीशन 0 है और एक 1 है तो एंड रिजल्ट क्या होगा? 0। ये भी 0, मतलब क्या है? और 1 1 में क्या होगा? 1। मतलब इसमें ये कि इस ऑपरेटर की लॉजिकल ऑपरेटर की बात ये है कि अगर इसमें एक भी कंडीशन 0 होगी यानी फॉल्स होगी तो एंड रिजल्ट फॉल्स होगा। एंड के अंदर कोई भी, अगर देखो मैं दो कंडीशन कहता हूं कि मेरा नाम उस्मान है और आप में से किसी का नाम हसान है, और अगर मैं अयाज से पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम उस्मान है या हसान है, तो ये क्या कंडीशन हुई? 0 0 वाली ना, कि ना तो अयाज का नाम उस्मान है ना अयाज का नाम हसान है, तो इसके लिए तो 0 0 हुई, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? 0। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अयाज, तुम्हारा नाम अयाज है और मेरा नाम उस्मान है, तो जब वो अयाज ये देखेगा कि क्या मेरा नाम उस्मान है, अयाज देखेगा तो वो उसके लिए 0 है, तो वो एंड रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन जब वो देखेगा कि अयाज का नाम अयाज है तो ऑब्वियसली उसका एंड रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो बात ये कि अगर आप एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स होगी यानी 0 होगी, 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब है ट्रू। अगर आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, लेकिन यहां 0 आ रहा था, 0 0 का मतलब 0 है, यहां 0 आया 1 के साथ तो 0 ही आया, क्योंकि फॉल्स है ना, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स। यहां एक तो ट्रू था लेकिन दूसरा फॉल्स आ गया, फिर 0 आ गया। लेकिन जब दोनों ट्रू हुई, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है। और आखिरी केस के अंदर आता है कि यहां पर सिंपल ये होता है कि दो कंडीशन होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर तो आपकी ए वैल्यू 1 है तो एंड रिजल्ट 0 हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अगर ए 0 है तो एंड रिजल्ट 1 हो जाएगा, यानी कि उसके उलट करना है उसने। अगर तो आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो उसका, यानी कि आपकी एक वैल्यू ट्रू आ रही है तो उसका एंड रिजल्ट फॉल्स कर देगा, उल्टा कर देगा। और अगर आपकी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसका एंड रिजल्ट वो ट्रू कर देगा, यानी उलट कर देगा उसको। ठीक है। यही सब कुछ हमारा यूज होता है, क्या नाम है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी, जो हमारी बैश की प्रोग्रामिंग या लिनक्स है या कोई भी पाइथन है, किसी में भी आप चले जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और तब यूज होता है व्हेन एनी वैल्यू विल बी ट्रू। अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो एंड रिजल्ट ट्रू होगा। यहां पर होता है कि एंड रिजल्ट विल बी false if any value is false। कि अगर आपकी कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होगी तो एंड रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जब दोनों ट्रू हुई तो एंड रिजल्ट ट्रू होगा। इसको गौर से अगर देखो, यहां पर क्या है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू ट्रू है, एक भी, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने काफी उसको फोर्स करके आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं लॉजिक्स के अंदर। बैश के अंदर और ऑपरेटर, इन बैश यहां लिख देता हूं, इन बैश और ऑपरेटर, इसको ओ आर कहते हैं, विल बी शो एज। ये यहां पर किस तरह शो किया जाता है, क्या नाम है, बैश के अंदर डबल पाइप साइन से। ये और को हम इस तरह से शो करते हैं बैश में। और यहां लिख देता हूं इन बैश एंड ऑपरेटर विल बी शो एज, डबल एंड साइन से यूज किया जाता है। ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी डबल एंड साइन यूज करूंगा इसका मतलब है एंड है, और अगर मैं डबल पाइप साइन यूज करूंगा इसका मतलब है और है। ठीक है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, नॉट। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह अगर नहीं भी समझ आई किसी को, अगर नहीं भी इस तरह से समझ आई, तो इंशाल्लाह अब आपको जब मैं अप्लाई करूंगा आपको समझ आ जाएगी मजीद। ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं इसी रिजल्ट के अंदर। बल्कि इससे पहले मेरा ख्याल है आपको कुछ इजी एग्जांपल्स करवा देता हूं, तो फिर उसमें शायद आपको समझ मजीद आ जाएगी। ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं और ऑपरेटर डॉट एसएच। ठीक है। मैं यहां लिखता हूं बिन बैश और एको का स्टेटमेंट लिखता हूं एंटर द फर्स्ट पर्सन नेम। एक पर्सन का नेम जो है ना मैं यहां से लेता हूं, रीड करता हूं और फर्स्ट नेम में स्टोर कर देता हूं। ये हमने कल डिस्कस किया था ना, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर लिखता हूं एंटर द सेकेंड पर्सन नेम, यानी दो पर्सन के मैं नेम लूंगा और लिखूंगा सेकेंड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं इसको,
ठीक है, मैंने दो बंदों के नाम लिए और अब मैं यहाँ पर लॉजिक क्या क्रिएट करूंगा कि फर्स्ट पर्सन अगर तो उस्मान है और वाला डबल पाइप साइन यूज करूंगा, दो कंडीशंस एट अ टाइम, दो कंडीशंस यूज करूंगा। और सेकंड पर्सन अगर तो दूसरा पर्सन जो मैं यूज कर रहा हूं वो उसका नाम है अली, तो क्या करो, तो कर दो यू द आंसर इज ट्रू। ठीक है। अच्छा हाँ, ये समटाइम यूज होता है, आज कुछ ने मेरे ख्याल से मेंशन किया कि ये हम यूज कर लें तब भी ठीक है, ना भी करें तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये होता है बैच में यूज, तो अगर आप यूज करना चाहो ठीक है। और आगे लिख देता हूँ एल्स, कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो यहाँ लिख लो द आंसर इज फॉल्स। समझ आई? मैंने बड़ा सिंपल से एक स्क्रिप्ट लिखा है और मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पर कैट करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने ये कहा है कि सबसे पहले मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा, उसका नाम, कि पहले बंदे का नाम लिखो, वो लिख देगा, फिर दूसरे बंदे का नाम लिखूंगा, और फिर मैं अंदर कंडीशन लगाई कि अगर पहले बंदे का नाम उस्मान है और दूसरे बंदे का नाम अली है तो आंसर ट्रू हो। अब मैं आप लोगों से, जिससे मैं कहूंगा वो मुझे अनम्यूट करके अगर आंसर देगा ना, तो वो मेरे ख्याल से सीख लेगा। आप में से जो सब, मुझे एक बंदा कोई हैंड रेज करके बता सकता है जिसको बस ये 50-50 समझ आई है लॉजिक ऑपरेटर्स, खुद से बता दो तो ज्यादा बेहतर, आपको खुद ही समझ, मैं आपको समझा दूंगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। कोई ऐसा बंदा जिसको कोई है कि भाई मुझे बस 0 to 50% समझ आई है इसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अच्छा, यानी कि सबको 100% आई है। अच्छा, तो ले पे कोई भी बंदा, अयास के अलावा कोई भी बंदा ना अनम्यूट कर ले। जी, हसान ने वॉलंटियरली किया है अनम्यूट, और जो अनम्यूट करेगा ऑब्वियसली उसका बेनिफिट है, ये बात याद रखना, ये कोई हेजिटेशन नहीं है। ये आप लोग का बेनिफिट है, जो मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब बात ये कि चलें भी एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं परमिशन देता हूँ और ऑपरेटर की, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ऑपरेटर का, और मैं यहाँ लिखता हूँ उस्मान, पहला नाम बंदे का नाम उस्मान लिख दिया, दूसरे बंदे का नाम मैंने लिख दिया अली। चले, मैं एंटर करने से पहले पूछ रहा हूँ कि, और आपके सामने ये चार्ट भी रख रहा हूँ, तो मुझे बताओ इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू है। ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? ताकि एक्सप्लेन करो ना, बाकियों को भी समझ आ जाए इस चार्ट के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू कहाँ पर सेट हो रही है। ओके सर, बेसिकली हमने और का ऑपरेशन यूज किया, और में ये कंडीशन होती है अगर एक भी आंसर ट्रू हो जाए तो हम आंसर ट्रू कर देते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल, वैसे भी दोनों ट्रू हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दोनों ट्रू है क्योंकि उस्मान भी देखिए नाम फर्स्ट नेम में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, और सेकंड में अली भी आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी 1 और 1 कंडीशन बन रही, तो आंसर क्या होगा 1। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आंसर इज ट्रू। चले, अब दूसरा करते हैं, 1-0 वाला करते हैं, कि मैं एक बंदे का नाम लिखता हूँ उस्मान और दूसरे का नाम लिखता हूँ हनान। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू होगा सर। ट्रू आना चाहिए। क्यों ट्रू आना चाहिए? क्योंकि अब 1-0 का मतलब भी 1 है, तो इसलिए देखिए आंसर ट्रू आ गया। अब मैं यहां लिखता हूं सुहेल पहले में, और दूसरे में नाम लिख देता हूं अली। तो अब क्या आएगा? ट्रू है सर। ट्रू है, क्योंकि देखिए पहली कंडीशन तो 0 है, उस्मान सुहेल के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अली इक्वल है, तो ये 0-1 आ रही है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब आखिरी कंडीशन है जिसको मैं गलत करूंगा, मैं पहला नाम लिखूंगा हारिस और दूसरा नाम लिखूंगा जुनेर, यानी कि दोनों नाम वो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी कंडीशन में, तो आंसर क्या आया? फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। 0-0 का मतलब है 0। समझ आई? तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हुई तो आंसर 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं एंड के ऊपर काम। एंड कंडीशन के लिए हम ये करेंगे कि हम इसी को कॉपी करते हैं और एंड ऑपरेटर डॉट एस के नाम से हम बना लेते हैं, विम करते हैं एंड को। अब मैं सिंपली इसी कंडीशन को कर देता हूं जस्ट एंड, यहां पर एंड लगा देता हूं।
एंड लगा दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आंसर बनना चाहिए। कैट करके आपके सामने मैं एक दफा ना ये रख देता हूँ, एंड वाला ये मैंने कैट करके रख दिया। एग्जीक्यूट करता हूँ एंड को। पहली वैल्यू में डालता हूँ, पहली वैल्यू में डालता हूँ उस्मान, और दूसरी वैल्यू में डालता हूँ अली। तो मुझे कौन बताएगा कि आंसर क्या आएगा? ट्रू सर। ट्रू आएगा, क्योंकि देखें ये भी उस्मान कंडीशन मीट कर रही है। फर्स्ट नेम उस्मान ही डाला है और सेकंड नेम अली ही डाला है, तो वन वन का मतलब है वन। तो जब मैं डालूंगा एंटर करूंगा तो आया आंसर ट्रू। अब मैं करता हूं दिस, पहला नाम डालता हूं उस्मान और दूसरा नाम डालता हूं हसान। अब मैं करूंगा एग्जीक्यूट तो क्या आएगा जी? सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। एग्जैक्टली क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि पहली वैल्यू तो ठीक है लेकिन दूसरी वैल्यू में हसान इज नॉट इक्वल टू अली, तो ये तो कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो जीरो आना चाहिए एज पर द कंडीशन। तो जैसे करूंगा तो आंसर क्या आया? आंसर इज फॉल्स। इसी तरह अगर मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर जुनेर और दूसरे में लिख लेता हूं उस्मान या अली, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो जीरो है, जीरो और वन बन रहा है, जीरो है और अली इज इक्वल टू अली वन है, लेकिन आंसर क्या आएगा? जीरो, फॉल्स। और इसी तरह अगर मैं दोनों कंडीशन गलत कर दूंगा, जीरो जीरो वाली, और यहाँ पर लिख देता हूँ हारिस, तब भी हमारा आंसर जीरो आएगा। तो कंडीशन कब ये चलेगी? जब मैं यहाँ लिखूंगा उस्मान और दूसरे में लिखूंगा अली, तो आंसर आएगा ट्रू। तो बात आई कि वन वन जब दोनों कंडीशंस मीट करेंगी तो आंसर ट्रू आएगा। समझ आ गई? सही है। अब हम अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पे जाना है, और प्रोजेक्ट हमारा था ये वाला। प्रोजेक्ट में मैं ये लिख रहा हूं कि अगर तो मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लूंगा कि भाई अपने मार्क्स एंटर करो। अगर तो वो मार्क्स एंटर करता है और उसके मार्क्स 90 से ग्रेटर देन या 90 के बराबर होते हैं, तो मैं कहूंगा भाई तुम्हारा ग्रेड है ए प्लस। ठीक है, तो मैंने उसको कह दिया तुम्हारा रिजल्ट में तुम्हारा ग्रेड बनेगा ए प्लस। और अगर अगली कंडीशन लगाता हूं कि अगर तुम्हारे मार्क्स 90 से कम है, ठीक है, 90 से कम है, एंड ऑपरेटर लगा के कहता हूं और तुम्हारे मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 80, यानी कि 80 और 90 के दरमियान में है, तो क्या करो? तो क्या करो? एको कर दो योर ग्रेड इज ए, यानी कि तुम्हारे 80 और 90 के दरमियान में, तो तुम्हारा ग्रेड क्या बना? ए। अगला मैं अगली लॉजिक लगाता हूं कि अगर तुम्हारे मार्क्स MARKS मार्क्स 80 से कम है, 80 से कम है, और तुम्हारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, यानी कि 70 और 80 के दरमियान में है, तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा ग्रेड क्या बनेगा? योर ग्रेड इज B प्लस। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे मार्क्स लेस देन 70 हैं और तुम्हारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं, 60, तो क्या बनेगा? तुम्हारा ग्रेड, योर ग्रेड इज C प्लस। हम थोड़ा सा जंप मार लेते हैं। आखिरी कंडीशन बनेगी कि अगर तुम्हारे मार्क्स 60 से कम है या कोई भी और इसके अलावा कंडीशन है, तो योर ग्रेड इज F, यू आर फेल। मैं ये लिख दूंगा। समझ आई? मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर सेव करके। मैंने कहा सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लूंगा, अगर तो उसके मार्क्स जो वो एंटर करेगा वैल्यू 90 से ज्यादा हुए, तो मैं कहूंगा तुम्हारा ग्रेड ए प्लस था। अगर मैं उसके जो मार्क्स वो एंटर करेगा, अगर उसके मार्क्स 90 से कम और 80 से ज्यादा हुए, यानी कि 89, 87, 88,
86, 85, इससे कम और 81 तक, 80 तक, बल्कि 80 भी हुए तो तब भी उसका ए ग्रेड है। अगर उसके मार्क्स 80 से कम और 70 से ज़्यादा हुए तो हम क्या कहेंगे, बी प्लस। इसी तरह 60 और 70 के दरमियान में हुए तो सी, और अगर इन किसी भी कंडीशन में ना आया तो वो डायरेक्ट एफ में जाएगा। समझ आई? अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको परमिशन देते हैं एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट की परमिशन दी, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहले वो क्या कहेगा, भाई अपने मार्क्स एंटर करो। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे मार्क्स जो है ना 98 है, तो उसने कहा आपका ग्रेड है ए प्लस। उसने बाकी देखे सारी कंडीशन छोड़ दी। मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, मैंने कहा कोई और बंदा आया, उसने कहा मेरे मार्क्स है 90, तो 90 पे क्या बनता है, कौन बताएगा, अगर किसी को याद है तो? सर ए प्लस ए बनता प्लस। है। मैंने कहा था हाँ कि जी। 90 और यानी कि 90 से ज्यादा, मैंने कंडीशन लगाई थी ना पहली, तो इसलिए ए प्लस ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां लगाता हूँ 89, अब बताओ क्या आएगा? ए। ए आएगा। देखिए उसका ग्रेड आ गया ए। अगर मैं यहां लगाता हूं 80 तो क्या आएगा? सर ये बी प्लस आएगा। ए में भी ए वो ही आएगा, क्या नाम है, सॉरी। ए ही आएगा। देखिए ना, मैंने यहाँ लॉजिक लगाई थी, ठीक है, वो लॉजिक सामने नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। उसमें यही मैंने कहा था 80 या 80 से ज्यादा हुआ है तो ए आए। लेकिन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 75 तो आएगा बी प्लस। और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 69 तो क्या आएगा, सी प्लस। और अगर मैं यहाँ लगा लेता हूँ बिल्कुल 60, मैंने कहा था ना 60 लगाता हूँ तो भी सी प्लस होगा, सॉरी 60 लगाना था, सी प्लस है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल 59 भी लगाए, एक नंबर भी पीछे गया, तो मैं आ जाऊंगा एफ। तो ये वो पूरा आपका एक बैकएंड पे एक ऑटोमेटेड रिजल्ट सिस्टम बन गया, छोटा सा एक कैलकुलेटर बन गया। आपसे सिर्फ आपने अपना अपने मार्क्स एंटर करने और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाना है। असल में बताने का जो पर्पज है वो ये है, ये लॉजिक्स को समझना। हमने इस तरह से लॉजिक्स, अभी ये तो बड़ी मैंने कैलकुलेशन वाली लॉजिक्स बनाई है ना। आपको कई दफा लॉजिक्स बनानी है टाइम की। आप ये अगर एग्जांपल ले लो, आपको रात 3 बजे डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो आप ये यहाँ पर कंडीशन लगाओगे कि इफ द करंट टाइम इज इक्वल टू दिस, यानी कि दो भी रात के 3 बजे 3 AM, तो फिर ये परफॉर्म कर दो। तो वो आपका जब क्रॉन जॉब चलेगी और वो कंडीशन जाके देखेगी, तो वो अगर तो मीट हुई भी तो इस डेटाबेस का बैकअप कर दो। मैं कहता हूँ 2 बजे एक स्पेसिफिक बैकअप का डेटाबेस का बैकअप करो, 3 बजे किसी और का बैकअप करो, 4 बजे किसी और का बैकअप करो। तो जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम को वो कैलकुलेट करके कंपेयर करेगा और उस डेटाबेस का बैकअप ले लेगा। समझ आई? स्क्रिप्ट एक ही होगा लेकिन आप उससे कई काम ले सको। तो ये एक लॉजिक ऑपरेशंस और कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। हम अभी तो प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रॉपर प्रोजेक्ट जब हम जेंकिंस वाला पार्ट पढ़ लेंगे या डेटाबेस डॉकर वाला पार्ट पढ़ लेंगे, फिर मैं दोबारा बैश के कुछ स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करूंगा। जो मैं बनाऊंगा बैश के स्क्रिप्ट्स चलेंगे वो कंटेनर्स पे, लेकिन जो चलाएगा वो जेंकिंस होगा। तो आपको जेंकिंस के थ्रू प्रॉपर बैश के स्क्रिप्ट्स भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर टाइम लगाने का मेनली रीजन ये कि आप लोग को ग्राउंड लेवल की चीजें समझ आ जाएं कि हम लोग कैसे जो है वो स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनकी कंडीशंस या लॉजिक्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको कैसे चलाते हैं। ठीक है। सर मैंने एक बात पूछनी थी कि सर जैसे आपने पिछला जो स्क्रिप्ट बनाया था उसमें आपने और ऑपरेशन के बारे में बताया था कि अगर एक कंडीशन भी यानी कि ट्रू हाँ होगी तो आंसर ट्रू होगा, ऐसे ही है ठीक ना? है। हाँ। इसमें सर आपने एंड ऑपरेशन लगाया है, हम्म। तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें तो यानी कि होता है ना कि एक गलत है तो उसका रिजल्ट जीरो होगा। चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसके पीछे ना पहले एक मैं थोड़ा डार्क बैकग्राउंड को, नज़र वैसे सही आ रहा है आप लोगों को? मुझे ये तो नज़र का तो नहीं मसला। आई थिंक सही है। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एंटर किया 89, ठीक है, तो आंसर क्या है, ए। चले हम इस कंडीशन को डिस्कस करता हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या एंटर किया, एक।
अब आपको लग रहा है ना कि मैंने दो आपके में समझ मैं बात समझ गया हूँ, आप कह रहे हैं कि दो वैल्यूज को कंपेयर करता है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारी क्योंकि हम वैल्यू एक ले रहे हैं ना, हमने मैंने एक 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 चीज को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मेरा यहां पर आंसर बनता है कि अगर मैंने, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल एक है ना, मार्क्स यहां पर भी यूज हो रहे हैं यहां पर भी, तो अब कंडीशन दोनों दोनों मेरी पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? सबसे पहले वो यहां क्या करेगा, मार्क को यहां रखेगा। मैंने क्या एंटर किया 89, वो कहेगा 89 क्या 90 से छोटा है? तो क्या आप बनाइए, इसका आंसर रिजल्ट क्या बना? 1। समझ आई? अगर मैंने मार्क की वैल्यू यहां रखी तो वैल्यू क्या बनी? 1। फिर वो यहां पर आएगा एंड मार्क 89 क्या ग्रेटर देन 80 से है, तो क्या आएगा? 1। तो क्या बना? 1 एंड 1 इक्वल टू 1। समझ आई? है यहां पर भी जी दो ही, जी। हमारे वेरिएबल की वैल्यू एक है, तो वो यहां पर एक्चुअली में ये कर रहा है। मैं आपको अगर इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूं जस्ट टू शो यू वन मोर थिंग, टेस्ट डॉट एस एच, और टेस्ट में जाता हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां कहता हूं कि मेरे पास मार्क की वैल्यू, मैं हार्ड कोड करता हूं, मार्क की वैल्यू 90 है, नहीं 89 है, तो वो क्या करता है एक्चुअल में, सिस्टम क्या करता है, फौरन यहां पर आएगा, यहां आके वो कहेगा 89 यहां सेट कर देगा, 89 यहां सेट कर देगा, रिप्लेस कर देगा ना, 89 यहां सेट कर देगा। इसी तरह 89 जहां जहां मार्क्स है वहां सेट कर देगा। जब वो यहां सेट करेगा तो वो देखेगा कि क्या 89 ग्रेटर देन है 90 से? नहीं। क्या 89 इक्वल टू है 90 के? नहीं। तो ये तो चीज चली ही नहीं, जीरो आ गया। फिर वो यहां देखेगा, वो कहेगा क्या, मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं। वो सबसे पहले यहां आएगा और देखेगा क्या 89 90 से छोटा है? हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या हुआ? ट्रू, 1 आ गया। फिर वो यहां लगाएगा एंड ऑपरेशन। फिर वो यहां आएगा, देखेगा क्या है 89 क्या ग्रेटर देन है 80 के? हाँ ग्रेटर देन है। और क्या 89 80 के इक्वल है? तो वो चीज नहीं है। इस कंडीशन का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी चीज अगर ट्रू होती है, मतलब ये होता है कि इसमें से कोई भी एक चीज ट्रू हुई, तो हमारे केस में क्या हुआ कि क्या 89 80 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ 1 आ गया। तो जब 1 और 1 आए तो एंड रिजल्ट क्या आया? 1। तो ये वाली कंडीशन चल गई। लेकिन यहां क्यों नहीं चली? क्योंकि 89 जो है वो 80 से छोटा भी नहीं है, और 89 70 से तो बड़ा है, इक्वल टू नहीं है। लेकिन यहां जीरो आया ना, 0 और 1 हो गया, यहां पर जीरो आ गया। ये देखें, एक भी जीरो आया तो आंसर क्या हुआ? 0। मैं यहां लगाता हूँ 89, और यहां भी लगाता हूँ 89, यहां तो आया 0। क्या 89 90 80 से छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या 89 70 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। लेकिन क्या हुआ, एक भी जीरो हुआ तो आंसर क्या हो गया? 0। यहां पर वो आया 89 लगाया, यहां पर भी 89 लगाया। उसने कहा 89 क्या 70 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं, 0। क्या 89 60 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। लेकिन आंसर क्या हुआ? 0। समझ आ गई? तो कंडीशन कौन सी, सिर्फ पूरे कोड के अंदर ये वाली मीट हो रही है, इसलिए आंसर क्या आया? योर ग्रेड इज 1 ए। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसको एहतियातन सेव कर देता हूँ। तो चीज ये कि कंडीशन ये सब कुछ आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हो। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ, क्रॉन जॉब वाली भी बता देता हूँ। क्रॉन जॉब क्या होती है, क्रॉन जॉब कैसे लगती है, ऑटोमेशन हमने अगर कर भी ली तो हम उसको कैसे जो है वो रन कर सकते हैं। क्रॉन जॉब क्या होता है? क्रॉन जॉब एक स्केजुलर होता है, स्केजुलर होता है, ठीक है। स्केजुलर का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अम, मैं यहां पर ना एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूं, और वो जो सिस्टम वाला स्क्रिप्ट था ना वो कहाँ पर है, मैं सिस्टम वाला स्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ। सिस्टम स्क्रिप्ट ये नहीं है।
ये सिस्टम वाला स्क्रिप्ट था ना, सिस्टम इन्फो वाला, मैं इसको क्रॉन जॉब में डालता हूँ और क्रॉन जॉब में मैं उसको कैसे चला सकता हूँ। तो क्रॉन जॉब एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। तो अगर मुझे ये परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मुझे इसको स्केड्यूल करना है लिनक्स के अंदर। तो एक कमांड होती है जिसको कहते हैं क्रॉन टैब -L। क्रॉन टैब -L की कमांड लिस्ट करती है कि आपके पास अगर कोई पहले से क्रॉन जॉब बनी हुई है तो उसको लिस्ट कर दो। तो जब मैं इसको लिस्ट करता हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कोई क्रॉन जॉब बनाई नहीं थी। लेकिन अगर मुझे बनानी है तो मुझे कौन सी कमांड रन करनी है? मैं करूंगा क्रॉन जॉब या क्रॉन टैब -E से मैं क्या करूंगा? एंटर होऊंगा। जैसे मैं ये ई प्रेस करूंगा ना, एंटर की इसको अभी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको क्रॉन जॉब क्योंकि पहली दफा आप चलाने लगे हो तो आपको कौन से एडिटर में चलानी है, ये देखना है, आपसे पूछेगा। देखिए वो कह रहा है नो क्रॉन जॉब फॉर द Ubuntu MT1 सिलेक्ट द एडिटर। तो आपको क्या बिन नैनो में चलानी है, विम में चलानी है, किसी और ईडी किसी में चलानी है? तो मैं नैनो में चला रहा तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। वो कह रहा है अगर आप एंटर करोगे तो 1 बाय डिफॉल्ट है, तो मैं 1 में चला जाऊँ। तो ये नैनो में उसने ओपन कर दिया, ये क्रॉन जॉब है। ये सारी कमेंटेड आउट है, सारी डिटेल है कि इसको इग्नोर कर दें। यहाँ आप सबसे नीचे जाके एक अपना स्केड्यूल डिफाइन कर देंगे। अब मैं स्केड्यूल डिफाइन करने का भी तरीका मुझे तो पता है क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को गूगल से बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। एक हमारी वेबसाइट है बड़ी अच्छी, मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा, वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। उसका नाम है ये क्रॉन टैब गुरु, crontab.guru। जी आप लोगों ने हमेशा यूज करनी है, चाहे प्रोफेशनली भी काम करो, क्लाइंट के सामने बैठ के करोगे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये वो वेब यानी कि उन्होंने अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है कि आपको जब भी कभी क्रॉन सेट करनी है ना तो आप यहां से बना लो। लेकिन इसको बनाने से पहले या इसको मजीद चलाने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो ये है कि क्रॉन जो जॉब होती है ना, वो उसके 5 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं, जो पहला पैरामीटर होता है उसको, वैसे अगर मैं स्टैटिक में डिफाइन करूं, एक ओहो एक यार क्या बकवास, चलो ये यहीं पर लिख लेते हैं यार, इसको बहुत शौक है आगे जाने का। 1 2 3 4 5 होता क्या है? जो पहला स्टैटिक है ना, ये पहला वाला, ये पहला स्टैटिक आप डिफाइन करता है मिनट्स, कि किस यानी कि घंटे के किस मिनट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करनी है। दूसरा जो स्टैटिक है ये आपका डिफाइन करता है आवर को, कि आपको वो काम किस आवर में करना है, तो आप यहाँ पर आवर डिफाइन कर देंगे। तो तीसरा स्टैटिक होता है ये डे को डिफाइन करता है कि किस दिन आपको ये काम करना है। जो चौथा होता है वो आपका डिफाइन करता है मंथ को, कि आपको किस मंथ में वो चीज डिफाइन करनी है या चलानी है। और जो आखिरी होता है वो होता है आपका डे ऑफ वीक, यानी कि होता है ना आपका क्या नाम है, यानी कि मुझे सिर्फ ये काम फ्राइडे और संडे को करना है, तो आप डे ऑफ वीक भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज यहाँ पर वेबसाइट पे भी समझाता हूँ, बल्कि इन्होंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि पहला स्टैटिक आपका मिनट को डिफाइन करता है, दूसरा आवर को करता है, ये देखो इसने हाईलाइट करता जा रहा है, तीसरा डे को करता है किस दिन चलानी है, ये आपका मंथ को करता है, और ये आपका डे ऑफ वीक को करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक 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 स्टैटिक, इसका मतलब है हर मिनट में चलेगी वो काम आपका जो आप डिफाइन कर रहे हैं, हर मिनट बाद एग्जीक्यूट। देखो वो क्या कह रहा है कि अभी 26 नवंबर है, 26 में 13 12 हुए हैं ना, वो कह रहा है 13 पे भी चलेगी, यानी कि 3:13 पे भी चलेगी, और 3:13 के बाद 3:14 पे भी चलेगी, 15 पे भी चलेगी, यानी हर मिनट बाद आपका वो काम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे हर काम 5 मिनट बाद करना है, तो वो क्या करेगा? हर 5 मिनट बाद एट मिनट 5 पे वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मुझे हर 10 मिनट बाद करना, मैं यहाँ पर 10 डिफाइन कर दूंगा। अगर इसी तरह मुझे 30 मिनट बाद करना, मैं यहाँ पर 30 मिनट कर दूंगा। हर 30वें मिनट पे जाके वो काम चलेगा, 30th मिनट के ऊपर वो जाके वो काम चलेगा। इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज हर घंटे बाद चलानी है तो आप यहाँ पर कर दोगे, तो ये इस हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने डिफाइन करना, आपकी कंडीशन के ऊपर आपको कब करना है, आप यहाँ से वेबसाइट से पहले वो बना लोगे, इस कोड को उठाओगे और अपने पास वहां पर चला लोगे। किस तरह चलाना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
अब मैं आता हूँ वापस अपनी इसके ऊपर, मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ स्टैरिक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये मैंने 5 स्टैरिक्स डिफाइन कर दिए कि मुझे क्रॉन जॉब सेट करनी है। तो ये सिंपली क्या करेगा, आपकी क्रॉन जॉब को यहाँ पर सेट करेगा फॉर एवरी मिनट, और एवरी मिनट में आपको चलाना क्या है। तो मैं यहाँ पर ना सेव नहीं करता, मैं यहाँ से एक दफा बाहर निकलता हूँ, मैं वो स्क्रिप्ट जो मैंने एग्जीक्यूट करना है उसका पाथ पकड़ूंगा। ये देखिए मैंने स्क्रिप्ट कौन सा एग्जीक्यूट करना है, मैंने सिस्टम इन्फो वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, वो किस पाथ में पड़ा हुआ, यहाँ पर पड़ा, मैं इस पाथ को कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ ना किसी नोटपैड में सेव कर लेता हूँ ताकि फिर मैं बाद में ना इसको यूज कर लूँ। और / नाम स्क्रिप्ट का, और नाम स्क्रिप्ट का है ये। तो ये अब मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट का पाथ पकड़ना है। तो दोबारा क्रॉन जॉब में जाऊंगा, सबसे नीचे जाके, वैसे अगर ये लाइनें हम डिलीट भी करने को मसला नहीं है, 1 2 3 4 5, मैं कहता हूँ मुझे हर मिनट में ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, और इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट अपेंड करो। डबल ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है अपेंड करना। अगर मैं सिंगल यूज करूंगा तो वो क्रिएट करेगा। कल मैं अपेंड वाला चीज वैसे भूल गया था आपको बताना, लेकिन अपेंड का मतलब होता है कि अगर मैंने पहली दफा में एक लाइन लिखी थी ना, और दूसरी दफा मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो उसके नीचे ही वो दूसरी लाइन ऐड कर देगा, उसके नीचे ही तीसरी लाइन ऐड कर देगा। अपेंड का मतलब होता है ऐड करते रहना, पिछली चीज को छेड़ना नहीं, उसके नीचे ऐड करते रहना। अगर मैं सिंगल यूज करूंगा तो वो पहली दफा जो लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देगा विद न्यू रिजल्ट। समझ आई? तो मैं कह रहा हूं अपेंड करो एक ही फाइल के अंदर, और वो फाइल कहां पर रख दो, वो फाइल आप रख दो होम, बल्कि होम में रखने की जगह किसी और जगह पर टेम्प में रखते हैं, टेम्प के अंदर रख दो विद द नेम ऑफ, इसको सेव कर लेते हैं लेकिन चलाते नहीं है। हमने कल एक कमांड लिखी थी वो टाइम वाली, याद है ना, हमने टाइम वाली की थी कल। ये वाली, तो हम इसको कर लेते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा अंदर जाता हूँ और कहता हूँ इस नाम से, आपने टेम्प के अंदर इस नाम से सेव कर दिया। ना समझ आए तो भाइयों प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे इंटरप्ट कर लेना ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर सकूं। मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्रिप्ट उसको बता दिया, ये स्क्रिप्ट पकड़ो, एग्जीक्यूट करो और उसका रिजल्ट इधर अपेंड कर दो। अच्छा, अगर मैं डेट टाइम से सेग्रीगेट कर तो मुझे अपेंड करने की जरूरत नहीं, मुझे हर दफा न्यू कर लेना चाहिए। तो मैं अपेंड नहीं करता, मैं न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं सिंगल यूज कर लेता हूँ, हर दफा वो न्यू यूज कर लेगा। ठीक है, अपेंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको कंट्रोल X करूंगा, सेव करूंगा, एंटर कर दूंगा, और ये आपकी क्रॉन जॉब इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन जॉब पे आ गई। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब चेक कैसे करना है, इंस्टॉल तो हो गई क्योंकि अब हर मिनट बाद चलनी भी है। चेक किस तरह से करना है, एक लॉग की कमांड होती है लॉग करने के लिए। मैं पहले वो लॉग की कमांड चला ले तो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। log ये आपको यहाँ पर दिखा देगी जब आपकी क्रॉन जॉब चलेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक दफा मैं चल भी गई है। अच्छा, ये करती क्या है, ये लॉग, आपको मैंने याद है मैंने लिनक्स जब स्टार्ट किया था मैंने आपको फाइल्स क्या नाम फाइल सिस्टम डिफाइन किया था लिनक्स का। उस फाइल सिस्टम में एक वार की डायरेक्टरी थी, आपकी जितनी भी लॉग्स होते हैं ना वो सारे के सारे इस वार लॉग के अंदर जाते हैं। और सिस लॉग वो है जो सिस्टम लेवल के लॉग्स होते हैं, वो सारे सिस लॉग्स के अंदर जाके स्टोर होते हैं। अब ये टेल की कमांड क्या है, देखिए ये आपकी वो चल गया है क्रॉन, ये नजर आ रहा है मुझे कि क्रॉन चला है। लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा शायद 2-3 फाइलें भी बन जाए, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है। टेल का मतलब है, ये एक लिनक्स की कमांड है जो आपकी क्या नाम है एंड, यानी कि अगर आपकी एक फाइल है जिसमें कह सकते हैं कि कोई 1000 लाइनों की फाइल है, आप सिर्फ चाहते हो कि यार मुझे लास्ट लेटेस्ट जो ना 10-20 लाइनों का रिजल्ट चाहिए, तो ये टेल की कमांड यूज हो जाती है। और -f का मतलब है उसको रियल टाइम में ये दिखाएगा मुझे। अब ये रियल टाइम में रिजल्ट्स दिखा रहा है, ये देखे स्ट्रक है इसकी CLI, ये हर दफा जब भी लॉग इसमें कोई आएगा यहाँ पर नजर आएगा, जब कोई लॉग आएगा यहाँ पर नजर आएगा। तो टेल की कमांड से मैं अपनी इस फाइल को ग्रैब किया हुआ है, पकड़ा हुआ है कि भाई मुझे इसके एंड रिजल्ट जो भी इसमें लेटेस्ट लॉग्स आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखाते जाओ, तो यहाँ वो दिखाएगा।
ठीक है। तो अब एक दफा मेरा ये स्क्रिप्ट चल चुका है, थोड़ी देर बाद दोबारा चलेगा, ये देखिए दोबारा चल गया मेरे कहने के टाइम ही फ्रेम के अंदर। अब ये वहां पर आपका फाइलें क्रिएट कर रहा होगा। तो लेट मी सी कि अब ये फाइलें कहाँ पर हैं और क्या हमारा रिजल्ट चल रहा है। तो ये क्रॉन जॉब चला रही है, अब मैं नहीं चला रहा। तो अब मैं जब यहाँ से कंट्रोल सी करके टेम्प डायरेक्टरी में जाऊंगा और एलएस करूंगा, तो यहाँ पर देखें हमारी वो फाइल अभी नहीं बनी। और उसकी रीज़न क्या है कि हमने कोई गलती की होगी। इंस्टॉल्ड, हमने यहाँ कोई गलती की, ये लगता है क्रिएट नहीं करा। अच्छा, एक मज़ेदार एक वे बताता हूँ। क्रॉन जॉब चलाते हुए ना कई दफ़ा हमें ये रहता है कि हमारी क्रॉन जॉब सही से स्केजुअल हुई है नहीं हुई है, चल रही है या नहीं चल रही। तो एक तरीका है, मैं क्रॉन टैब की कमांड लगाता हूँ, -l करता हूँ। इस कमांड को ना, इस कमांड को पकड़ो, पूरी कमांड को, इस कमांड को, स्टैटिक को नहीं, यहां से आगे, और इसको मैनुअली रन करो। अगर ये मैनुअली रन हो रही है तो इसका मतलब है ये उससे क्रॉन से भी होगी, अगर नहीं रन होगी तो यहाँ पर आपको एरर दे देगा। समझ आई? तो मैं इसको यहाँ पर मैनुअली रन करता हूँ, सिंपल। ये मैंने रन की और इसने ये फाइल क्रिएट कर दी। अगर ये फाइल क्रिएट कर रहा है तो इसको वहां से भी क्रिएट करनी चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि सम टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें क्रॉन सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो क्रॉन चल जरूर रही है, ये ट्राई जरूर कर रहा है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट नहीं आ रहा। यहाँ पर देखें, ये पूरी कमांड नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हम एक दफ़ा क्रॉन की सर्विस रीस्टार्ट कर लेते हैं। क्रॉन सर्विस रीस्टार्ट करने का तरीका ये है, सिस्टम ctl रीस्टार्ट क्रॉन। ठीक है, अच्छा ये सूडो लगाना था। अब देखें रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं दोबारा इसको ग्रैब करता हूँ। अब देखें एक दफ़ा रीस्टार्ट हुआ, स्टॉप और स्टार्ट भी हो गया दोबारा स्केजुलिंग। तो अब हम एक दफ़ा वेट करते हैं इसके चलने का। तो आप एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें तो उससे भी आपका समटाइम जो ना वो बेनिफिट आपको मिल जाता है कि यार एटलीस्ट वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो हम एक काम करते हैं, इस फाइल को जो हमने पहले रखी थी इसको डिलीट कर देते हैं। सिस्टम इन्फो वापस ये आ रही थी ना, और ये चली कब थी, ये चली थी 20 के ऊपर, 19 के ऊपर, 1 मिनट पहले चली थी। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी एंड रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका एक तरीका है इसको चेक ट्रबल शूट करने का। क्रॉन टैब -e करते हैं अगेन, और इसको ना अभी इनिशियली जस्ट एक हार्ड कोडेड वैल्यू से ना ट्राई करते हैं। ठीक है, कि मुझे अगर ये इसको चाहते, क्योंकि समटाइम कमांड अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही क्रॉन से, तो हम इसको सिंपल एक फाइल में स्टोर करके देखते हैं। ये देखिए इसने इंस्टॉल कर दिया। मैं इसके दोबारा लॉग्स में जाता हूँ और वेट करते हैं एक दफ़ा इसकी एग्जीक्यूशन का। क्योंकि पहले ना ये कंप्लीट नहीं कमांड कर रहा। अगर आप इसको देखो लॉग्स, तो ये डेट का जो सिंटैक्स है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो वेट करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन का, क्योंकि मैनुअली तो ये चल रही है। ओके, अब ये एरर नहीं है, ये सिंपल एक दफ़ा क्रॉन जॉब चली, इसको ट्राई करते हैं, एलएस करते हैं टेम्प के अंदर, और ये देखें ये फाइल बन गई है। तो वो मेरा ख्याल है कि कुछ जो हमने पैटर्न डिफाइन किया हुआ था अपनी कमांड का, ये वाला, ये इस पैटर्न को सही से रीड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। लेकिन अब वो फाइल बन गई है। अगर मैं इसको यहाँ पर अब आपको दिखाऊं तो ये प्रॉपर तरीके से, सॉरी, प्रॉपर तरीके से इसने अभी के टाइम के हिसाब से, लेकिन 24 है, 24:31 पे इसने एग्जीक्यूट किया था, 0 पे एग्जीक्यूट किया था। तो ये हमारा स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली चल रहा है। और अगर मैं इसी क्रॉन टैब को अपेंड करके इसके अंदर यानी अपेंड की वो लगा दूं, तो ये क्या करेगा, आपका हर दफ़ा का न्यू रिजल्ट इसी फाइल में स्टोर करता रहेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको एंड रिजल्ट को एक दफ़ा ट्राई करते हैं कि हमारी एक ही फाइल में वो अपेंड करता रहेगा आपका रिजल्ट। तो लेट्स सी, ये देखें एक दफ़ा दोबारा एग्जीक्यूट हुआ है, देखें यहाँ पर अपेंड वाला साइन भी आ गया। तो अब फाइल सेम होगी लेकिन उसके अंदर 2 रिजल्ट्स होने चाहिए।
तो मैं अगर आप कैट करता हूँ, बाकी क्लियर करके कैट करता हूँ, कैट सिस्टम इन्फो, ठीक है। अब आपके पास देखिए दो रिजल्ट्स आए हैं, पहले थैंक्स ओके, एक आया 102401 का, एक 102501 का आया। तो हर मिनट बाद अब वो एक ही फाइल में स्टोर करता रहेगा। लेकिन अब आपका अगला कंसर्न ये होना चाहिए कि सर ये तो 1 2 4 महीने बाद तो ये बहुत बड़ा फाइल साइज बन जाएगा, क्योंकि ये होता है ना। देखिए अभी तो फाइल साइज बहुत छोटा सा इसका, लेकिन अगर फाइल साइज बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक और क्रॉन जॉब लगा लें जो इसमें से पुराने रिकॉर्ड डिलीट कर दे और नए बना ले, या वो डेट वाला काम भी चल जाएगा, लेकिन वो डेट का पैटर्न हमें शायद थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। लेट मी सी, अगर आप लोग के पास है टाइम तो मैं वो भी फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन चीज़ ये कि वो आपको एक आइडिया देने के लिए था कि हमारे पास देखें, ये मैंने आपको कल डिफाइन किया था ना, हमारा जो सबसे यूनिक फैक्टर होता है वो टाइम होता है। तो मैं अगर डेट यहाँ पर टाइम लगाता हूँ तो ये आ रही है, लेकिन मुझे अगर टाइम चाहिए खाली, डेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइम लगा देता हूँ ऐसे करके। तो ये मुझे टाइम दे रहा है। अब मैं ये वाला खाली चीज़ लगा के ट्राई कर लेता हूँ वहाँ पर क्रॉन टैब हाइफन ई में, अगर वो टाइम से चलता है तो दैट गुड। हम इसको इस फाइल के आगे लगा देते हैं, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। और आई थिंक मैं शायद मिस्टेक नहीं कर रहा, तो लेट मी सी। ये था सॉरी, दिस वन, अच्छा डॉलर डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, डबल कोट्स के अंदर डॉलर। तो चीज़ है कि वो आइडिया देने के लिए यार आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मैं फिक्स करना चाहूँ तो अभी भी कर दूं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द आइडिया कि अब मैं जब तक आपसे बात कर रहा था आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर अब ओबियसली वो फाइल मजीद बड़ी हो चुकी होगी। आपको वो भी लास्ट दिखा देता हूँ, इसमें अब कितने रिजल्ट आ गए हैं, 3 आ गए हैं, 4 बल्कि आ गए हैं। एक 2401 पे चला, 2501 पे चला, 2601 पे चला और 2701 पे भी चल गया। तब ये जब तक मैं चाहूंगा हर मिनट बाद ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। हर 30 मिनट बाद करना है, आप वेबसाइट पे जाएं क्रॉन वाली पे, आप जाके वो अपना पैटर्न नया बना लें और उसके बाद फिर आप उसको चला लेंगे, तो ओबियसली वो भी आपका वैसे का वैसे ही चल जाएगा। तो बताने का पर्पज ये कि आप स्केजुअलिंग इस तरह से कर सकते हो अपने टास्क को, और हम ये करेंगे आगे जाके। हमने अभी मजीद बैश स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना है, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगा। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करना, सुस्ती नहीं करनी। और कोई क्वेश्चन हो तो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे क्वेश्चन भी करने हैं। अगर मुझे क्रॉन जॉब डिसेबल करनी है, जो कि मुझे करनी भी चाहिए, तो मैं उसको अभी जाके इस क्रॉन को अगर मैं सिर्फ डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ कमेंट आउट कर दूंगा इसको और Ctrl+X+Y कर दूंगा। अब ये क्या हुआ है, अब ये क्रॉन नहीं चलेगी, ठीक है, जितनी चलनी थी चल गई। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लेना, और प्रैक्टिस जरूर करना ड्यूरिंग दिस वीक, यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक यूटिलिटी है AW की है, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम गेट और गेट हब इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ने यहाँ तक जरूर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह।